17 साल 18 साल के जब आप होते हो तब मैंने पहली ट्रेड मारी थी अपनी, राइट। तो 1 लाख का अकाउंट था, सिंपल। उस दिन समझ आ गया कि यार यहाँ पे गेम कुछ और होती है, असली में कुछ और होता है। बट वो एक एक्सपीरियंस है जिसके चक्कर में आप ये सोचते हो कि आपको आज की डेट में भी जितना आता है वो इनफ नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी ओवर द टाइम लेवरेज चला गया। सो हाउ हैज दैट इम्पैक्टेड यू इन योर जर्नी? आप जब अपनी ट्रेडिंग भी स्केल अप करोगे, आपको पता है कि आप बिल्कुल ये नहीं करोगे कि आज मैं 1 करोड़ से करूँ, कल मैं 10 करोड़ से करूँगा, वो तो नहीं होने वाला, राइट। आप क्या करोगे, आपको पता है कि एडवांटेज आपके पास क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर गई है इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, आपको पता है अगर आप वो भी प्लेज करके 80-90% भी उसका ले रहे हो, आपके पास मार्जिन फिर भी है बेचने के लिए बहुत सारा। ट्रेडिंग एज अ बिजनेस की तरीके से लेंगे तब जाके आप रिलैक्स्ड होगे। कंपाउंड तो होता नहीं है। होता कल नहीं है। को मैं बोलूंगा मेरे पास 1 की कैपिटल, अगले दिन मेरा 1 करोड़ 1 लाख हुआ, अगले दिन 1 करोड़ 1 लाख पे मैं फिर से 1% 1% 1% 1%, वो नहीं होता। नहीं होता। मेरे पास पैसे नहीं है तो हाउ स्टिल क्या मार्केट में मैं लेवरेज लेके आ सकता हूँ? बेस्ट मेरे हिसाब से वही होता है कि अपने स्टॉक्स को प्लेज करो, ऑप्शन सेल करो, आराम से शांति से बैठो, शांति से ना बैठो। कोई पीछे पड़ेगा ना कुछ होएगा, बेस्ट है। पर उसके लिए स्टॉक्स होना भी चाहिए। हाँ, वो बनाने पड़ेंगे। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए अमेजिंग एपिसोड्स में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स का, यानी मेरा, मानस का और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है फ्री विलिंग कन्वर्सेशन करने के लिए। इस कन्वर्सेशन में हम कोशिश करते हैं हम अपने गेस्ट से कुछ नया, कुछ अच्छा, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, हम उनसे सीख पाए, सो दैट आपका और हमारा कंबाइनली दोनों को कुछ नया सीखने को मिले। और आज के एपिसोड के गेस्ट हैं, काफ़ी स्पेशल गेस्ट है। वो एक सेबी रजिस्टर्ड आरए भी हैं, साथ ही साथ में उन एक सीईओ हैं, एक अपनी खुद की कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने एक ऐप भी डेवलप करा था जब वो बचपन में, आई थिंक ऐप भी डेवलप करा हुआ था, और साथ ही साथ में ही डज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम ध्रुव तुली। थैंक यू उत्कर्ष, मानस फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो एकदम बढ़िया हैं। तुम बताओ क्या हाल चाल है, कैसा बस चल रहा अच्छा है? चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, गिरती मार्केट में भी सब बढ़िया चल रहा है। गिरती मार्केट में बढ़िया चल रहा है, ट्रम्प हेज्ड की है, मार्केट भी बढ़िया चल रहा वो भी बढ़िया चलता है। है। टैरिफ और भी अच्छा ट्रीट कर रही है। वो भी अच्छा चल रहा सब है, चंगा इजी सी। है। एग्जैक्टली। पंजाबी। मेरा मैं ये जानना चाहता हूँ यार कि हर बार ना ट्रेडर ही ऐसा क्यों बोलता है कि चाहे गिरती मार्केट हो चाहे बढ़ती मार्केट हो, आप ट्रेडर हो। थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी के बारे में बताओ, और मुझे ये बात तो जरूर जाननी है, मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन ट्रेडर ही हर बार ये क्यों कहता है कि गिरती मार्केट हो चाहे बढ़ती मार्केट हो, भाई मेरा बढ़िया चल रहा है, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बात ये होती है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म, ठीक है, आप बेसिकली करते क्या, एक होती है स्ट्रैटेजी, बाय एंड होल्ड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट एज अ ट्रेडर माइंडसेट आप करते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हो कि आपको पता है कि अगर मेरी कल को वैल्यू कम होने वाली है, तो आपको पता है या तो लोग क्या करते हैं, राइट टाइम पे कैश आउट करने की ट्राई करते हैं। बट एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे आप कहते हो लीप्स। अगर आपको पता है कि कल को मार्केट गिर सकती है, यहाँ से बुल रन होगी 4-5 साल की, उसको आपको पता है कि छोटी मोटी करेक्शन भी आए, 20-25-30% भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कल को फिर से एक और इवेंट हो जाए, मार्केट गिर सकती है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी लॉक कर सकते हो। ऑप्शंस के साथ आप मिक्स कर सकते हो। लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में जाओगे, जिसको यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे लीप्स होता है, वो सेम चीज़ इंडिया में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। तो उस तरीके से जाके पोर्टफोलियो हेज हो सकता है। यूजुअली होता है कि पूरा लॉस कवर नहीं होता, मतलब होता है कि 70-80% के आसपास तक कवर होता है, अगर डिपेंडिंग कि आपका पोर्टफोलियो का बीटा वेटेज किस तरीके से है। तो बेसिकली थोड़े से आपको स्टेटिस्टिकल रेशियोज भी आते हैं। बट उस तरीके से होता क्या है कि आपका काफ़ी, सोचो आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट कम हो गया, बट यहाँ पे आपको लीव्स आपको 70+ दे रहा है। तो इवेंचुअली आप अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स नहीं बेच रहे, यहाँ पे आप उल्टा कमा रहे हो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि चलो ठीक है अब मेरा ये सब हो गया, आप उसको सिंथेटिक फ्यूचर में ला के आप निकल सकते हो वहाँ से, और फिर आप अपने स्टॉक्स को और एवरेज आउट करके खरीद सकते हो कि जब तक लोग वापस 100 से 90 पे आके वापस 100 पे जा रहे हैं, आप 100 से जाके फिर 110 120 पे जा रहे हो, जितने में लोग वापस 0 पे आ रहे हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है जो लोग पोर्टफोलियोज के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मुझे बड़ा कम समझ में आया। हाँ, है, एग्जैक्टली। मुझे बहुत कम समझ में आया। अभी तक ये समझते थे कि चलो जो अपना आपका पोर्टफोलियो को बीटा है, उसके हिसाब से आपने देख लिया कि यार क्या बीटा चल रहा है, उसके हिसाब से आपने कॉल सेलिंग कर दिया। हम्म। ये एक सिंपल, अभी तक हम लोग समझते थे पोर्टफोलियो कैसे हेज करा जाता है। हम्म। बट व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीप्स, और इसको हम लोग इंडियन मार्केट, व्हाट इज यूएस कॉन्सेप्ट ऑफ लीप्स, एंड इसको यूएस इंडियन मार्केट में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बेसिकली आपका होता है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कोई देखेगा तो इसको बेसिकली आप कहते हो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस। अब लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो होते हैं वो आप कॉल या पुट दोनों साइड में जा सकते हो, राइट। बट सिंस आपका पोर्टफोलियो हमेशा लॉन्ग की तरफ ही होता है, आपका लॉन्ग वेटेड पोर्टफोलियो होता है, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते इंडिया के अंदर,
जो आप यूएस में कर सकते हो। पहला डिफरेंस ये आता है, आप इक्विटी को वहाँ पे सेल करके होल्ड कर सकते हो, आप इंडिया में नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ इक्विटी वहां पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विटी जैसे फ्यूचर ही सेल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप फ्यूचर कर सकते वहां पे हो, इक्विटी भी सेल वहाँ कर पे सकते इक्विटी हैं। भी सेल करके डिलीवरी अच्छा। जाती है, बहुत चीज़ें अच्छा। होती हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं छोटे-छोटे। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग डेटेड पुट्स करना है, आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन होता है पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, कि आपको अगर मेरे को करना है तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। तो उस तरीके से होता है क्या कि अगर मेरे को पता है कि मेरे स्टॉक्स की वैल्यू कल को नीचे जा रही है, बट मेरे पुट की वैल्यू तो ऊपर जा रही है। अगर मैं पूरे साल में हारूँगा तो मैं 3 से 4% हारूँगा, पूरा पोर्टफोलियो का। बट जिस साल मैं गेन करूँगा, मैं सीधा अपने पोर्टफोलियो की पूरे जितना मेरा कम हुआ उसका 70-80% गेन कर लूँगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये वो एक तरीके से आपका हेज 2 हो या गया। 3 क्वार्टर का आगे जाके आप पुट खरीद रहे हो, उसको लीप्स बोलेंगे। बेसिकली आपका लॉन्ग डेटेड हो जाता है। बेसिकली आपका एक हेज की तरह एक्ट करता है हुँ, पोर्टफोलियो में, कि हुँ, कल को मेरी मार्केट क्रैश भी जाए, गिर भी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कल को। कल को भी ये 7-8-6% ऊपर-नीचे भी खुल रही है जिस तरीके से, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ ही रही है। हुँ। तो जो आप स्टॉक्स भी होल्ड करो, बिकॉज़ इवेंचुअली होता क्या है कि आप सारा का सारा कभी निकाल भी नहीं सकते, वो भी बात होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है, मैं सारा का सारा निकाल दूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट गिरने वाली है, आप वो भी नहीं कर सकते। उसमें आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मेरा एलटीसीजी और एसटीसीजी भी जाएगा, अगर मैं 12.5% की एवरेज भी लेता हूँ, अज्यूमिंग सब एसटीसीजी है, मेरे को प्रॉफिट कब होगा जब एटलीस्ट मार्केट मेरे को 12.5% से ज़्यादा देगी, कम से कम उतना नीचे गिरेगी, राइट? बट प्रॉब्लम है कि अब वहाँ पे 25,800 25,400 उस पे लोगों ने क्या सोचा था कि चलो ठीक है, वापस कोविड की ट्रेंड लाइन तक रिट्रेस करेगी, विच इज़ 10% वहाँ से भाग जाएगी, तो वहाँ पे आपके लिए सेंस नहीं बनता इसको निकालने के लिए। वहाँ पे आपको सेंस बनता है कि आप एक पुट्स के अगेंस्ट हेज कर दो, समझ रहे हो? कि वहाँ से अगर वहाँ से भी वापस मार्केट ऊपर चलेगी ट्रेंड लाइन टच करके, तो होगा क्या? कुछ नहीं। आप थोड़ा-सा तो निकाल रहे हो ना प्रॉफिट, और वापस आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं आ गया, राइट? बट इन केस वॉर चलता रहा, तो आप प्रोटेक्टेड हो विदाउट सेलिंग, क्योंकि हमको ये नहीं पता हर बार कि इस करेक्शन में 10% रहेगा या बेसिकली 20 तक जाएगा, 15 तक जाएगा, 18, 20, 25, 30 कहाँ तक जाएगा, वो नहीं पता मेरे को। तो हमें बेसिकली टाइमिंग का नहीं पता कि हम लोग कब लेके चलना है। तो जैसे लोगों के मन में डर बना रहता है कि यार पोर्टफोलियो में डालने का फ़ायदा क्या है, कल फिर गिर गई। जैसे 2018 फिर गिर गई, 2020 फिर मार्केट गिर गई। चलो उसके बाद पीरियड में हमारे पास एक अच्छा बुल रन आया और उसके बाद 2025 में मार्केट फिर गिर गई। तो इस टाइम पे क्या हम ये बुल रन और डाउन साइड हम लोग क्या टाइम कर सकते हैं या सारे टाइम हेज लेके बैठे और हेज की कॉस्ट हम देते ही रहे? बेसिकली तरीका होता है कि इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, आज की डेट में से स्टार्ट करना है, तो बेस्ट चीज़ होता है कि आप एक बार एक्यूमुलेशन फेज़ में जाओ। एक्यूमुलेशन फेज़ आपका क्या होगा, 25, 26, 27, ये 3 साल होंगे। बिकॉज़ होता क्या है कि अगर आप देखोगे बुल रन अगर आपका 4-5 साल चलता है, यूजुअली जैसे चलता है, हमेशा हिस्टोरिकली भी चलता है, और आपका साल 2 साल आपका बेसिकली बिल्कुल मार्केट फ्लैट टू थोड़ा-सा नेगेटिव रिटर्न देती है बीच में। वो टाइम अगर आप एक्यूमुलेट करोगे, फिर एक बुल रन पूरा का पूरा खींचोगे, उसके बाद फिर आप हेज करना स्टार्ट करोगे, वो बढ़िया चीज़ होती है। अगर आपको यहाँ पे जब भी लगता है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी आ रही है, गिरने की चांसेस हैं, वहाँ पे हेज कर दो उससे पहले। या कई लोग होते हैं कि पूरा साल भी हेज कर रहे हैं कि 3% मैं कैश से भर रहा हूँ। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट तरीके बहुत होते हैं करने हुँ। का। हाँ, मतलब जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए ऑब्वियस सी बात तब हेज करना चाहिए। अगर मान लो 5-6 लाख रुपए पोर्टफोलियो उसमें क्या ही आप हेज कर उसमें तो पाओगे? आप हेज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ उसमें फिर दिक्कत ये भी होती है कि आपका अगर निफ्टी का 1 लॉट का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी देखोगे, उस तरीके से हेज ही नहीं होएगा मल्टीप्लाई करके। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के ऊपर भी होता है। अब जैसे लॉट साइज़ अभी बढ़ रहे हैं वापस, तो आपका मिनिमम हेज करने की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, 1 लॉट की। हाँ, सही बात है, बिकॉज़ सही बात करंट है। वैल्यू इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हो गया, वो आप इनटू जो यूनिट्स हो गए, एक लॉट के अंदर, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हो जाता है ना पूरा। तो कि वो चीज़ लॉट्स भी हैं। आपकी बढ़ जाएगी, जैसे-जैसे लॉट्स बढ़ेंगे, वैसे भी तो ये आपका 4 महीने पहले बढ़ चुकी है फिर जैसे 25 राइट, के लॉट का 75 लॉट हो गए तो 3 राइट, टाइम्स अब हमारी हेज कॉस्ट भी बढ़ गई है। राइट। तो पर लॉट हो गया। जो बंदा उस टाइम पे हेज कर सकता था, अब उसको कम से कम इनटू 3 का पोर्टफोलियो और चाहिए, 1 लॉट हेज करने के लिए। तो होता क्या है कि आपका एक मिनिमम लेवल हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि यार जिसको बेचना है वो बोलेगा 10, 20, 30 हज़ार रुपए लेके भी आप मार्केट में कूद जाओ। बट जिसको थोड़ा-सा होता है कि यार अगर मेरे को सेफ्टी के हिसाब से खेलना है, वो फिर भी आपको एक नंबर देगा कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ या कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के डबल से नीचे मत आओ। तो वो भी तरीके होते हैं, क्योंकि फिर आप उसको प्लेज करके आप फिर ऑप्शन सेलिंग में चले जाओ। अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करके फिर ऑप्शन सेलिंग कर लो एटलीस्ट, या तो फिर वहाँ भी रिटर्न कुछ बन रहा है। उस कैश के अगेंस्ट आप पोर्टफोलियो भी हेज कर लो। तो लेकिन तरीके बहुत होते हैं एक ही उतना घुमाने में। पोर्टफोलियो बट मेन चीज़ ये है कि उतना पोर्टफोलियो होना चाहिए। पहला इसमें ज़रूरी हो गया कि पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, ठीक है? मतलब मैं क्या सीख रहा हूँ इस चीज़ से कि पहला मुझे पता लग गया कि पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है। ये नंबर एक अच्छा नंबर मेरे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात मुझे थोड़ी-सी अकल होनी चाहिए कि भई मैं टाइम हेज को करना है कि नहीं करना? कि अगर मैं सारी हेज की कॉस्ट ऑल द टाइम प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, लेकिन मैं सर्टेनली अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गई, जैसे आपने बोला कि एक्यूमुलेशन मार्केट चल रही है, तो एक्यूमुलेशन में क्यों हेज कर रहे हो? एक बार भाग जाए, ले लो, अच्छा हो जाए, फिर हेज कर लेना। ये मुझे सीखने को मिला और और हाँ,
तो जैसे भी आपने बताया कि फिर जो हम लोग ने उसको प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम लोग आगे आएँगे। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि आपका ये जो आपके वर्ड्स में कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, आपने पढ़ाई करी, ऐप बनाया, उसके बाद पे फिर आप फाइनेंशियल मार्केट में आपने वेंचर करा, फिर फाइनेंशियल मार्केट से फिर आप एक अपनी खुद की कंपनी बनाई, यहाँ पे सीईओ आपने एस्टैब्लिश करा, एसेंट वेल्थ आपने क्रिएट करा, बहुत अच्छी बात है, कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। तो थोड़ा-सा पीछे चलते हैं कि फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू ऐप क्रिएटर, ऐप डेवलपर, उस फ्रॉम आपका ट्रेडिंग में, फिर ट्रेडिंग में अच्छा करने के बाद आपका फिर एक ट्रेडिंग कंपनी आपने शुरू करी, तो कैसे थोड़ा इसके बारे में बताओ आप? सो बेसिकली काफ़ी चेंज हुआ है टेक से फाइनेंस तक की तरफ, बट टेक ऐसे कि एज अ प्रोफेशनल तो चीज़ कभी नहीं की है। ऐसे था कि आपने रैंडमली एक बार 10-12 साल का बच्चा होता है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली। उस टाइम पे काफ़ी चलता था, एंड्रॉइड स्टूडियो चलता था, एक्स कोड नाम की चीज़ होती थी iOS के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। तो MIT ऐप इन्वेंटर होता था, बहुत सारी चीज़ होती थी। ऐसे करके एक्सप्लोर किया एक बार थोड़ा सा, यूट्यूब वीडियो देखी 2-4 बार, तो ऐसे इंटरेस्ट आ गया कि चलो खुद की बनाते हैं। तो एक बार पहली मेरी ऐप थी हेलो किटी। बिल्कुल, जो बिल्कुल पहला वाला टेस्ट किया था हमने। तो उसमें क्या था कि आप एक वहाँ पे किटन की फ़ोटो थी, तो उसको दबाओ तो म्यू करती है बस, सिंपल। तो वो दिखा के मैं सबको दिखाता था, तब मैं 10-11 साल का था। तो ऐसे करके ये हुआ था बिल्कुल स्टार्ट क्या ऐसे, फैंटेसी है भाई, वहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुन के। बेसिकली अब है तो है, अब क्या ऊपर से करें? अभी तुम्हारी को 10 साल की उम्र थी भाई। तो ये ऐप थी। फिर हमने ऐसे ही किया, सोचा चलो ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को करके ना कुछ और बना देता हूँ। हमने ABCD की ऐप बना दी। समझ रहे हो कि भाई ए दबाओ तो ए की आवाज़ आएगी, बी दबाओ तो बी की आवाज़ आएगी। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि भाई हम डाउनलोड कर सकते हैं आवाज़ें ABC ऑनलाइन इंटरनेट से। और मैं खुद की रिकॉर्ड कर करके फाइलें बनाता था, तो वो ABC। ए में अपनी आवाज डाली थी कि आप बोल रहे हो ए। ये बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट इस तरीके से हुआ था। हम्म। ठीक है, फिर एक था कि यार ब्लूटूथ का मैसेंजर बना दिया। दिस इज आपका बिल्कुल व्हाट्सएप का जो आ रहा था ना, कि जब व्हाट्सएप पेड होता था iOS पे, तो उस टाइम पे हमने ब्लूटूथ मैसेंजर बना दिया कि अगर आप घर के अंदर हो, इधर उधर, तो आप ब्लूटूथ पे कम्युनिकेट कर लो टेक्स्ट पे। और वो इसलिए बनाया था कि मैं बेसमेंट में बैठा होता था कभी, वहाँ पे क्लासेस वासेस ट्यूशन व्यूशन में, तो नेट नहीं आता था, किसी से बात करनी है तो फिर वो उस तरीके से काम आ जाता था। तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे टेक में गए। ठीक है, बट किसी से बात करनी है तो किसी से हाँ। बात करनी है ठीक। बस। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। बट गोइंग फॉरवर्ड फिर आपको पता है कि आप थोड़ा और चीज़ों में एक्सप्लोर कर लिया, कि आपने उस टाइम पे 2016-17 के आसपास आप AR VR में चले गए थे, बिकॉज उस टाइम पे फिर आपका गूगल कार्डबोर्ड लॉन्च हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हुई थी टेक के अंदर, राइट। बट फिर हमने एक फर्म खोली थी कि आज की डेट में आप अर्बन लैडर, पेपर फ्राई पे आप देखोगे कि या अमेजोन में भी देखोगे, व्यू इन AR का बटन आता है, राइट। वो 23, 24, 25 इन ईयर्स में आया है सब में। बट हमने ये चीज़ खुद के प्लेटफॉर्म पे 2017 में हम करके बैठे हुए थे। तो इसमें हम करते क्या था, लोकल फर्नीचर डीलर्स आपके होते थे, हम उनका बेसिकली कैटलॉग 3D मॉडल करके रियल साइज के हिसाब से आपका अपनी ऐप में लाते थे। हमारी ऐप से जो भी सेल्स होती थी उसके हम एक परसेंटेज लेते थे, सिंपल। वो हमारा सिंपल रेवेन्यू था, राइट। कॉस्टिंग हमने कम रखी थी, बट चल रहा था, हम 6 फिगर्स अ मंथ वहाँ से भी आ रहा था, राइट। सो ये आपका होता, बट 2019 इश जाके ये चीज़ बंद हो गई थी, क्योंकि फिर आपका ये सेम चीज़ आपका पेपर फायर उन सब पे आ गया था, मार्केट आपकी सारी की सारी लाइव चली गई थी। तो स्पेस ये आप सब आ गया। हाँ, आप कम्पीट नहीं कर सकते थे। हुँ, बेसिकली आप कहाँ हो, आप एक एक बंदे को जाके कर रहे हो, आपके पास 4 बड़े क्लाइंट्स हैं, उसके अलावा आपके पास कोई नहीं है। हुँ। बट एंड ऑफ द डे आपको पता है कि ये लोग भी उसके अंदर सेल करेंगे, तो काम तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, राइट। सो ये चीज़ हमने निकाल दी थी वहाँ से। बट इसके आसपास 2017 में मॉक स्टॉक भी स्टार्ट कर दिया था, एक बार देखना। 2016-17 में एक बार इवेंट में चला गया था, IIIT, वहाँ ऐसी मज़े में जीत गया था कि आपका 10 लाख है, 2 करोड़ हो गया 3 दिन में। तब इंटरेस्ट आया कि चलो इसको असली में भी सेम चीज़ करते हैं, मज़े आएंगे थोड़ा कुछ। तो अच्छा, मतलब ये आपने किसी का स्टोरी सुनी कि 10 लाख से 2 करोड़ पैसा हो नहीं, गया? खुद का मॉक स्टॉक में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, वहाँ पे आपका 10 लाख का 2 करोड़ हो गया था मज़े में 3 दिन में। ऑनलाइन अच्छा, एक इवेंट था कि आप बाय करो, सेल करो न्यूज़ के हिसाब से। अच्छा। मैंने कहा चलो करते हैं, असली में क्या दिक्कत है। हाँ, तो 2017 17 साल 18 साल के जब आप होते हो, तब मैंने पहली ट्रेड मारी थी अपनी, राइट। तो 1 लाख का अकाउंट था, सिंपल। और मैंने उस टाइम पे इक्विटी में ना 40x का मार्जिन होता था एंजल ब्रोकिंग। अगर आप याद करोगे 2017 2018 में 40x का इक्विटी इंट्राडे मार्जिन मिलता था, लेवरेज, राइट। तो वहाँ पे ऐसे ही करके मैंने किया। एक दिन चलो बिगनर्स लक है, कभी 2000 बन गए, 5000 बन गए, 10,000 चले गए, कुछ हुआ प्लस माइनस करके मैं 1 लाख का 1,10,000 पे बैठा हुआ था। एक दिन आया जब मैंने अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट किया था 1100 समथिंग पे। उस टाइम पे आज की डेट में देखोगे 5,000 6,000 के बीच में है, बट उस टाइम पे 1100 पे शॉर्ट किया था इंट्राडे। और जब पता कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हो कि यार मार्केट में ये स्टॉक लाल में, इसको बेच दो, ये हरा में, इसको खरीद लो। इंट्राडे बिल्कुल जो बिगनर होता है, हर बंदे ने एक बार ही चीज ट्राई की होती है सही बात। कि ये लाल में तो बियरिश है, ये सेल में तो टॉप bear- गेनर है, टॉप हाँ, लूज़र को कर दो। लाल मतलब गंदा, ग्रीन मतलब बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। और इसको कब घुसना है, इसको तब घुसना है जब आपने मार्केट खोली, आपके लिए बस वेट कर रहा है कि भाई ये भाई साहब सेल करेंगे, लॉन्ग करेंगे, उसी टाइम पे वही होने वाला है। तो इस तरीके से हमने किया।
एक ट्रेड मैंने मारी अपोलो की सेल, वो लाल में था, मैंने कहा चलो ठीक है हॉस्पिटल है, क्या फ़र्क पड़ता है, गंदा है सेल कर देते हैं ऐसे ही। तो मैंने फुल मार्जिन पे 40x पे सेल कर दिया, वो मेरा अकाउंट उड़ गया था 10 मिनट में। उस दिन मैंने सीखा कि स्टॉक्स इंट्राडे लाल से हरे भी जा सकते हैं, या हरे से लाल भी आ सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव लेसन था। और बेसिकली इस बात को भी 8-9 साल हो गए, बट ठीक है चल रहा है। तो हुँ। इस तरीके से हुआ था। बट वो उस दिन समझ आ गया कि यार यहाँ पे गेम कुछ और होती है, असली में कुछ और होता है। बट वो एक एक्सपीरियंस है जिसके चक्कर में आप ये सोचते हो कि आपको आज की डेट में भी जितना आता है, वो इनफ नहीं है। आपको सीखना है, मतलब वो एक्सपीरियंस जब आप याद करोगे ना, आपको पता है कि यार आपको अभी भी पूरा कुछ नहीं आता, राइट? आपको पता है कि आप कल को एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो फॉर एग्जांपल आप बोलो 8,000 10,000 को चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कि वो फिर भी आपसे बहुत ऊपर है, क्योंकि वो कल को जाके अगर आप एमएफटीज कर रहे हो, मिड फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अगर आप आज की डेट में कर रहे हो, राइट? वो बंदा फिर भी बैठ के एचएफटी कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, ठीक है? अगर आप कोलोकेशन सर्वर्स अब एक्सप्लोर कर रहे हो, अगर आप अब उसमें घुस के अब ले रहे हो, अब कुछ कर रहे हो, वो लोग पहले से कर रहे हैं। वो अपने भी खुद के कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंस बहुत है कि आपको पता है कि अभी भी आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आप हो सकते हो। वो पता है पोटेंशियल होता है, बट हर चीज़ में टाइम लगता है, तो वही है। बट उस एक्सपीरियंस से हुआ था क्या कि आपको पता है कि यार आपने कभी सीखना नहीं छोड़ना, वो वाली चीज़ है। बट फिर आपको उस एक्सपीरियंस ने रिस्क मैनेजमेंट सिखा दी पूरी की पूरी कि यार ठीक है, मेरे को पता है कि अगर मैं किसी ट्रेड में घुस रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं हार कितना रहा हूँ। प्लस अगर मैंने वो ट्रेड लगा दिया तो मुझे पता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये चला गया, वैसे अज्यूम करो। ये भी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, तो मतलब एक्सपीरियंस सिखाती है। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, राइट? तो ये हुआ। इसके बाद डेढ़ 2 साल लॉस किया, अच्छा खासा, राइट? 2019 में जाके प्रॉफिटेबल हुआ, राइट? पहला साल जो मेरा निकला था 19 और 20 का एफआई। उसके बाद आपका 20 में ये कोविड आया था, बट उससे पहले मेरा 1 साल प्रॉफिट में निकल गया था, राइट? और इस टाइम हमने एक वो भी शुरू कर दिया था कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हो, नॉर्थ कैंपस, आपने सारे पोस्टर शुरू कर दिए थे वॉल में लगाना, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब वो सब है। रात को जाते हो, पूरी ग्लू ऐसे लगाते हो, उस पर अपनी लगाते हो, तो किसी को स्टॉक ट्रेडिंग सीखना है तो यहाँ पे इस फॉलोइंग नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अच्छा। वो नंबर हमारा कौन सा था, मैं कॉलेज में इंटरनेट नहीं आता था, एक जियो का हब होता था, हुँ। जो आप बटन दबाओ तो हब बन जाता था वाईफाई का। तो हुँ। उसमें नंबर डाला था, वो नंबर था वो। उसमें हमने व्हाट्सएप खोल के वहाँ से हम चलाते थे। तो उस पे कॉल थोड़ी आएगा। नहीं तो उस पे कॉल नहीं आता था, व्हाट्सएप तो मैसेज आ ही जाता था। व्हाट्सएप हम आ लोग जाता। क्यूआर व्हाट्सएप होता था ना कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, खत्म, ऐसे करके हमने बना दिया था, राइट? वहाँ से फिर हमने एरोसिटी में कोवर्क्स लिया था। कोवर्क्स जो आपका ईवाई वाला ऑफिस है, उसके बिल्कुल नीचे जो कोवर्क्स है, वहाँ पे हमने मीटिंग रूम ली थी, राइट? उस टाइम पे थोड़ा ऑब्वियसली चीप आता था, 13-14 हज़ार तक का पर सीट आ जाती थी, बट आज की डेट में देखोगे इंटू 3 चले जाता है। बट वहाँ पे फिर हमने मीटिंग रूम लिया, वहाँ पे फिर हम लाइव ट्रेड करते थे बैठ के। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ दैट स्टार्टेड प्री कोविड ड्यूरिंग कॉलेज। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इस तरीके से आपका ऑफलाइन सारा का सारा चलता था, बट फिर जब आपका कोविड आया था, तब ये चीज़ बंद हो गई, राइट? तब हमने ऑनलाइन शुरू किया था, बिल्कुल ऐसे ही बना के कि यार आई एम स्टॉक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी, ऐसे इन्वेस्टमेंट था, बिकॉज एक और को फाउंडर था, हमने सोचा कि यार नाम मैं नहीं रख रहा तो कुछ भी रखते। उसमें हमारे ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स काफ़ी होते थे, वहाँ पे ट्रेडमार्क सीखा, वहाँ बिजनेस चलाना सीखा, उससे वो सब भी चीज़ें सीखी, बट वहाँ पे सिंपल कोर्सेज एजुकेशन उस टाइप से चीज़ फोकस की थी। और वहाँ पे आप अपना बेस लेआउट कर रहे थे, क्योंकि आपको बाद में जाके सेबी में रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको पता है कि आपको एक ऑफिस खोलना है, बहुत चीज़ें करनी है आपको डाउन द लाइन। आपको पता है कि आपको आरए करना है, आरआई करना है, पीएमएस करना है, आपको पता है कि आपको एएमसी में जाना है अगर, तो वहाँ पे आप ग्राउंड वर्क ले कर रहे थे 2-3 साल, राइट? कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सारे निकाल लो, आपको पता है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कर लो बेसिक लाइसेंस के लिए। फिर एक लाइसेंस दिखा के एक्सपीरियंस, दूसरी वो ग्रो होता है, 1 बाय 1 ही होता है। तो उस तरीके से ग्राउंड वर्क ले किया। फिर दिसंबर 2023 में मैंने ये सारा का सारा चेंज करके मेरे नाम पे आपका आरए रजिस्टर हो गया। उसके बाद फिर आपका उस बात को भी नियरली 1.5 साल हो गया कि 1.5 साल यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज एन आरए। फिर हमने और चीज़ें की, आरआई ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अब बाद में आकर आपका एएमसी है, तो पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड भी डिस्कस करेंगे, बट ऑब्वियसली पीएमएस पहले आएगा। एमएफ वाली चीज़ आपकी बहुत डाउन द लाइन वाली चीज़ आती है, बट पीएमएस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट कि आपको एएमसी की तरफ अगर जाना है तो हम ये चीज़ पहले करेंगे, राइट? बट इस तरीके से फिर सारा चला है। इसके बीच में व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इसके हम दूसरे लोगों के लिए एल्गोस भी बना रहे थे। वी हैड अनदर कंपनी हेजक्राफ्ट नाम की थी, तो हम दूसरे लोगों के लिए एल्गोस भी बना रहे थे कि जिसको चाहिए हम उनको उसके लिए कोड करके दे रहे हैं प्रॉपर, कि आपकी लेटेंसी कम आ रही है। इट वाज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन लेस देन 0.1 0.2 सेकंड्स, उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहे थे सारे के सारे ऑर्डर। वही लेटेंसी पे हम फोकस करते थे काफ़ी ज़्यादा, कि हमको पता है कि यार अगर आप बिल्कुल एक एक सेकंड का भी गेम होती है ऊपर नीचे, उसमें आपका ज़रा से प्राइसेस हिल जाते हैं। आपको ऑर्डर्स दूसरों से पहले थोड़ा लगाना है। एमएफटी के अंदर हम ट्राई कर रहे थे कि एचएफटी के थोड़े थोड़े सिस्टम बना के ट्राई करें कि वहाँ पे उसको कोड कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कि वो कैसे कम हुए, बहुत चीज़ हमने ये सब की थी। सो दैट इज़ दी कंपनी, हमने वो किया था।
बट नाउ हमने क्या किया कि वो सब चीज़ें बंद कर दी। एसेंड वेल्थ के अंदर ही देयर आर डिफरेंट वर्टिकल जिसके अंदर हमने ये चीज़ इंटीग्रेट कर दी, रादर देन हैविंग डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट ब्रांड नेम, राइट? सो देयर इज जस्ट वन वर्टिकल, वन अम्ब्रेला विच आर बेसिकली होल्डिंग 100% ऑफ, एंड उसके अंदर बेसिकली आपके सारे के सारे वर्टिकल्स आ जाते हैं जिसमें जिसको भी करना होता है, राइट? सो एल्गो बनाना कंसल्टिंग इज ऑल्सो वन थिंग। हमारे खुद का प्लेटफॉर्म भी आ रहा है विच इज बेसिकली कैन इंक्लूड बैक टेस्टिंग। आप खुद के हमारे एल्गोस चला लो, पास रिजल्ट देख के कुछ भी कर लो, खुद का भी बना के हमारे थ्रू डिप्लॉय कर लो, सो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें भी इन पाइपलाइन है जो चल रहा है। अब सारा तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे बट जितना कर सकते हैं कर लेंगे। नहीं, मतलब आपने अपनी जर्नी में जो टेक से शुरू किया और उसको फिर फाइनेंस, क्योंकि इन द एंड कमाना तो पैसा है, जहाँ से मर्जी आए, सही तरीके से आए, अच्छी जगह से आए, और पैशन फॉलो करते करते मेरा पैसा आए। राइट। सो आपने ना पहले बात की थी कि मार्केट में ना अपने पास उस टाइम पे 40% लेवरेज था। कोविड भी जब आया तब भी हमारा 40x 40 टाइम्स, हाँ 40x 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 अपने पास उस टाइम पे लेवरेज था। हम्म। तो मतलब हमको मान लो कि अपने को 40x लेवरेज हो गया कि 1 लाख, मतलब 2-5 हज़ार रुपए में हम लाख रुपए का सामान उससे भी कम में हम लोग उठा सकते थे। और ओवर द टाइम जब कोविड भी एग्जिस्ट कर रहा था तब भी उस टाइम पे हमारे पास लेवरेज था कि ट्रेडिंग में अगर हमको आता है, ढंग से काम आता है, तो हम लोग लेवरेज यूज करके अपना रिटर्न मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली अचीव मल्टी बैगर थ्रू ट्रेडिंग। हम वो लेवरेज यूज करते हैं, बट ओवर द टाइम स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, अगले 2-3 साल तक इंट्राडे लेवरेज खत्म हो गया। फिर इंट्राडे में इक्विटी में लेवरेज है, अब नॉर्मल इक्विटी खरीदनी है तो आपको फेस वैल्यू पे पैसा देना पड़ता है, इंट्राडे लेवरेज गया। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी ओवर द टाइम लेवरेज चला गया। सो हाउ हैज दैट इम्पैक्टेड यू इन योर जर्नी? यार अब तो लेवरेज ही नहीं है, अब तो मुझे फेस वैल्यू पे करना है, तो रिटर्न्स हिट होते हैं। तो वो कैसा ट्रीट किया फिर आपको? वो इतना मुश्किल नहीं है, वो एक्चुअली काफ़ी ईजी है। अब एक फैक्ट बताता हूँ मैं, याद होएगा 2020 या 2021 की बात है, राइट? अब उस टाइम भी जिसको ऑप्शन सेल करना होता था उसकी मार्जिन लगती है। आज की डेट में आप हेज भी करोगे, डायरेक्शनल एक एक लॉट स्ट्रैंगल भी करोगे, तब भी आपका 80-90 हज़ार लाख रुपए तो कहीं नहीं है, एक एक लॉट, सिंगल लॉट, राइट? आपको पता है एक ब्रोकर था बीच में, जिसको पता होगा कमेंट्स भी कर देना बीच में, हम लिखवा देना नीचे, बट एक आस्था ट्रेड नाम का ब्रोकर था। 4,000 रुपए में विदाउट हेज ऑप्शन बेच दो, सब बेच दो। 4,000 बहुत में सारे लोग, ऑप्शन? हमने भी खुलवाया था, सबने हमारे खुलवाया कई था। दोस्तों ने खुलवाया था। तो एक ब्रोकर था जो आपको बेसिकली ऑप्शन सेल करने देता था ऑप्शन बाइंग के प्राइस पे, बिकॉज मार्जिन रूल्स टाइट नहीं थे ना उस टाइम पे। आपका बेसिकली फिर एक रूल आया था 2020-2021 के लॉकडाउन के बीच में कि आपका वार के रूल्स चेंज हो रहे थे, 25% 50% ऐसे करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं 4 साल में। अब उस टाइम पे बड़ा हंगामा था, बट फिर लोग बड़ा ग्रो आउट करके नॉर्मल हो गया कि चलो ठीक है, दिस इज अ न्यू नॉर्म। मतलब बेसिकली वो वैसी वाली बात हो गई ना, आपने आपने नई वाली BMW देखी है 5 सीरीज, या तो आपको उसका ग्रिल अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा, बट अब स्लोली आप बोलोगे हाँ ठीक है यही है, वो आगे यही अच्छा होना लगने है। जो लगेगा। है सही है, क्योंकि हम कुछ तो कर ही नहीं सकते हाँ, ग्रोज ऑन यू वाली चीज लेवरेज होगी ना, का। ग्रोज ऑन यू वाली बात होगी। यस। तो यहाँ पे वही हो गया कि अब जो हो रहे हैं चेंजेस, दैट विल ऑल्सो ग्रो ऑन यू, राइट? वहाँ पे जिन लोगों ने किया था, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ किया, उनके लिए एडवांटेज ये है कि आप जब अपनी ट्रेडिंग भी स्केल अप करोगे, आपको पता है कि आप बिल्कुल ये नहीं करोगे कि आज मैं 1 करोड़ से करूँ, कल मैं 10 करोड़ से करूँगा, वो तो नहीं होने वाला, राइट? आप क्या करोगे, आपको पता है एक एडवांटेज आपके पास क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर गई है इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, आपको पता है अगर आप वो भी प्लेज करके 80-90% भी उसका ले रहे हो, आपके पास मार्जिन फिर भी है बेचने के लिए बहुत सारा, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल 5 CRP भी बेच रहे हो, आपको पता है आप 6-7 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर आपने वहाँ पे रखा हुआ है जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज, कि ये मैं स्विंग वाला पोर्टफोलियो है अलग, उसके अंदर मैं हेज करके प्लेज करके सारा का सारा ऑप्शंस बेच दूंगा, 2-4 लाख के आप मार्जिन ऐड कर दो हेज लेने के लिए, वो सब करने के लिए, बट अब वहाँ पे भी जाके आप 3-4-5 करोड़ पे आराम से बेच रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहो। प्लस आपको ये भी पता है कि अगर आप खुद करना चाहते हो ये, प्लस आपको ये भी पता है कि आपका एक इमोशनल कैपेसिटी होती है, राइट? अब मेरे को पता है मैं 4-5 के ऊपर ऑर्डर मैं देखना नहीं चाहता, राइट? मेरे को पता है उस ऊपर मेरा मन ही नहीं करता देखने का, मुझे पता है यार वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, राइट? जितना मैं कंफर्ट है ठीक है, मेरे को पता है कल को जाके मेरे को खुद के अकाउंट में 10-12 तक 15 तक स्केल नहीं करना, राइट? इतना है, कंफर्ट है, काफ़ी है, राइट? सो जब तक ये चल रहा है ठीक है, बिकॉज तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों के लिए वही है कि यार पोर्टफोलियो में डाल के उसको प्लेज करके लोग करो, तो दैट इज़ अ मच बेटर वे, क्योंकि अगर आपकी इक्विटीज़ भी वहाँ से ऊपर जाएँ डाउन द लाइन, और आप उस पैसे पे आप एक एडिशनल ऑप्शन सेल करके आप साल का 15-20% भी कमा लो, बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए कि एफडी मुझे जितना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, राइट, उसमें से आप इन्फ्लेशन काट लो, राइट? अगर मेरे को पता है कि एफडी इज गिविंग मी 7% स्टैंडर्ड, HDFC जो आप आज जा रहे हो, राइट, इन्फ्लेशन मेरी अगर ऑन एन एवरेज 6% है, राइट, मेरा 1% आ रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मैं वहाँ पे अगर जाके इसको फिर भी 10% के आसपास, 15% के आसपास कर सकता हूँ, विच बेसिकली मीन्स मेरे को ऑप्शन में सिर्फ 15 से 20% बनाना है,
15% के आसपास, क्योंकि उसमें मैं टैक्स भी काटूंगा, सब कुछ करूंगा। मुझे पता है कि मैं 20% में से भी 30% काटता हूँ, तब भी 14% 15% के आसपास कर रहा हूँ। मेरे को पता है अगर ऑप्शन में 20 से 25% के बीच में भी पर साल निकाल रहा हूँ मैं, बहुत है, बहुत है। क्योंकि आर डूइंग ऑन अ बिगर कैपिटल। पहले 100%। क्या था 2019-20 में, जब मानस ने बताया कि भाई अपने पास 4,000 रुपए में आस्था में आपको ट्रेड करने का मौका मिल रहा था, ऑप्शन सेलिंग करने का मौका मिल रहा था, ऑप्शन बाइंग प्राइस में ऑप्शन सेलिंग करने का मौका मिल रहा था। तो उस टाइम पे अपने पास कैपिटल भी कम थी, मार्केट भी उस टाइम पे ऐसा था कि भाई चलो यहाँ से पोर्टफोलियो बनाओ। क्रैश हुआ था 2020 का, 2020 में कोविड से क्रैश हुआ था, उसमें हम लोग ने पोर्टफोलियो बनाया था। वो पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा इन्फ्लेट कर गया, अच्छा खासा अप्रिसिएशन हो गया उसके अंदर पे। अब उसको हम लोग कर दे रहे, रिप्लेस कर दे रहे, उस प्लेस से आप अपना ऑप्शन सेलिंग वाला काम कर रहे हो, व्हिच इज़ गुड। तो ये जो है ऑप्शन सेलिंग जो है, तो ये आप डायरेक्शनल करते हो कि नॉन डायरेक्शनल करते हो? व्हाट इज़ द रेशियो? क्या है दोनों टाइम पे एक इधर पे भी अल्गो चल रहा है डायरेक्शनल का, इधर पे चल नॉन डायरेक्शनल का, ऐसा करते हो कि एक टाइम पे एक ही चीज़ करते हो आप? 90% 10%। 90-10 90% क्या? नॉन डायरेक्शनल, हाँ, 10% डायरेक्शनल, राइट। ओके। और वो भी इसीलिए होता है क्योंकि आप, कई बार ऐसे भी होता है कि आप डायरेक्शन ट्रेड्स मैनुअली हाथ से देख के लेते हो कि यार यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर जा रही, नीचे जा रही, बट होता क्या है कि जब आप कई बार लेते हो तो मूवमेंट नहीं आती। कई बार ऐसे भी होता है, बहुत बार, या कई बार आप वेट करो तो ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा मूव नहीं आती। उस 1.5 घंटे में क्या चलता है, नॉन डायरेक्शनली चल जाता है, डीके तो मिल ही जाता है। वो जो 1 सेकंड के लिए मूव आती है, वहाँ पे आपके अगर एल्गो के सिस्टम्स लगे हुए हैं कि यार ये मूव आनी शुरू हुई, वो मेरा मैनेज करके वहीं का वहीं उसने मूव से पहले ही काट दिया, या एडजस्टमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो आपका बेसिकली मैनेज कर लेगा वहाँ पे पूरा का पूरा। तो उस तरीके से प्रेफ़रेंस मेरी नॉन डायरेक्शनल की तरफ ही है, डायरेक्शनल के कंपैरिज़न में ज़्यादा। रीजन फॉर प्रेफरेंस कि यार कुछ तो पसंद आया होगा कि यार नॉन डायरेक्शनल 90% क्यों, 90% और किसी गिवन चीज। मार्केट इतनी ज़्यादा रैली करी थी 2021-22 में, रैली नहीं, करा उसके था, हाँ सिंगल अलावा डायरेक्शन था। उसके अलावा एक और चीज़ है कि वहाँ पे तो आप डायरेक्शन पैसे कर लोगे, बट आपको पता है कि आपने एक पीरियड देखा होगा निफ्टी के अंदर 18,000 से 15,000 वाला। उसमें जब वो 1.5 साल मार्केट आपके 18,000 से 15,000 16,000 ऐसे करके घूम रही थी 3,000 पॉइंट्स के अंदर। आपको पता था वहाँ पे डायरेक्शनल लॉन्ग शॉट करके पोजिशनल भी होल्ड करने की ट्राई करोगे, वहाँ पे बार-बार मार्केट आपकी घूम जाती थी। आपके स्विंग्स ब्रेकआउट होते थे, ब्रेकडाउन होते थे, रिस्पेक्ट नहीं होते थे वहाँ पे। उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट हुआ, वो भी लोगों को जब लगा कि ये भी फेक है। बट तब आपकी मार्केट बिल्कुल आपकी जाके 20,000 क्रॉस कर गई थी और वहाँ से फिर रुकी नहीं, राइट। तो उससे एक रियलाइजेशन ये होती है कि आपको टाइम ही नहीं करना कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कब क्या हो रहा है, राइट। अगर आप एज अ ट्रेडर भी कर रहे हो, आपको पता है कि यार अब ट्रम्प की कोई न्यूज़ है, मैं न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। मैं ये नहीं करूंगा कि कल को हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए तो 5 लाख के ऑप्शन बाय कर लो, हो सकता है कल को सीधा खुलते ही आपका 1 करोड़ बन जाए। मैंने वो 5 लाख पे भी वो वाली रिस्क भी नहीं करनी, राइट। उल्टा मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार मेरे को अगर इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करनी है, मैं बोलूंगा मैं दिन का आधा परसेंट से लेके 1% तक की रिस्क लूंगा। मेरा टारगेट भी उतना ही होगा, आधा परसेंट के आसपास दिन का मैक्स। उससे ऊपर मतलब क्या ही करना है, मतलब बेसिकली वही कि आपकी जितनी कैपिटल स्केल अप होती है, आप उतना रिस्क कम, एपेटाइट कम लेते हो। बिकॉज उसमें एब्सोल्यूट नंबर पे देखोगे बहुत बढ़ जाता है। अगर आप फॉर रैंडम एग्जांपल आप 5 से भी कर रहे हो ट्रेड, राइट, तो अब 5 में भी आपका 1% 5 लाख होता है। बट अगर सेम चीज़ में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, वहाँ मेरा स्टॉप और डायरेक्शनल कर रहा हूँ, डायरेक्शनल मेरा स्टॉप लॉस इजीली 8 5% 10% मिनिमम, कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं है। तो उसमें आप 50 लाख का स्टॉप लॉस लगा के पूरा मार्जिन तो कर नहीं सकते, और वो चीज़ तो होने नहीं वाली, राइट। तो इसलिए जब स्केल अप करते हो, स्केल अप करके मेजोरिटी लोग थीटा डी के, वीका डी के, इन सब की तरफ जाते हैं, और बेसिकली वहाँ पे थोड़ा करते हैं कि थीका कम बन रहा है बट सेफ्टी नेट से बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी रिस्क बचानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैन योर रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड आपका महीने में 1.5-2% ही बन रहा है, दैट इज़ गुड इनफ, राइट। कई बार होता है कि आपका कई महीना काफ़ी रिवॉर्डिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 3-4 महीने के आसपास 3-4% के आसपास पहुँच जाता है, राइट। बट उस रेंज के अंदर रहोगे तो मोर और लेस गुड ही है, बिकॉज एनुअलाइज्ड अगर आप रिटर्न देखते हो दैट्स 25-30 के बीच में आ रहा है। तो अगर उतना भी कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग में 3-3 5 साल करोड़ में, पे 30% गुड इनफ। और साथ ही साथ में आपका पोर्टफोलियो भी साइज बढ़ रहा है भाई, आप उसमें से कमा रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, मतलब इन अ वे आपका पोर्टफोलियो प्लेजिंग वाला भी सीन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ में आपका एक विदाउट ज़्यादा रिस्क लिए, विदाउट ज़्यादा टेंशन लिए, आपका एक सिंपल सा मंथली रिटर्न भी आ रहा है, क्योंकि कैपिटल बढ़ा है तो पर्सपेक्टिव पे ईजी हो जाता है। 1.5-2 लाख रुपए ईजी हो जाता है कि हाँ भाई 1.5-2 लाख रुपए आ रहा है, एक दिन में आ रहा है, विच इज़ गुड। नहीं, जैसे आई एग्री टू द फैक्ट दैट कि भाई 5-10 करोड़ रुपए का अकाउंट है, 25-30% बनाया, तो अगर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में देखोगे ना, पैसा बहुत ज्यादा है भाई, अच्छा खासा पैसा है। इट्स लाइक कहीं से भी कंपेयर भाई नहीं हो जॉब सकता। कर हमारी उम्र के लोग जॉब कर रहे होंगे तो इससे कम ही कमा रहे होंगे। हाँ, बहुत कम कमा रहे होंगे, एवरेज देखा जाए तो बहुत कम कमा रहे होंगे। लेकिन मान लो थोड़ा सा नीचे आके बात करते हैं, कुछ लाखों की बात करते हैं कि नॉन डायरेक्शनल का, मेरे को ना आपका रीजन समझ में आ गया कि भाई मुझे उतना रिस्क लेना ही नहीं है। मैं नॉन डायरेक्शनल इसलिए चाहता हूँ कि कम कम आए बट कम भी जाए, तो मैं सेफ्टी नेट मेंटेन करता हूँ और मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए थीटा डीके तो मेरे पास आ ही जाएगा। आई एम बेटिंग ऑन दैट, और उसके हिसाब से मैं अपना रिस्क भी मैनेज कर लेता हूँ, उसके हिसाब से गेन एक्सपेक्टेशंस
लालच, ये सब मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन अब मान लो किसी के पास यार 10 लाख रुपए का अकाउंट है, ठीक है? अब 10 लाख रुपए पे मैं आधा परसेंट कमाऊँगा, 1 करोड़ पे आधा परसेंट कमाना मेरे को समझ में आता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अच्छा है। भाई 10 लाख रुपए में मैं आधा परसेंट कमा रहा हूँ, 2, 4, 5 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ। अब मेरे लिए तो मीनिंगफुल ही नहीं हुआ। यार बट एक वो भी तो बात होती है ना, अगर 10 लाख वाला आदमी जो कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल आपकी क्यों है? इसका ये मतलब तो नहीं आपकी महीने की सैलरी 2-2 3-3 लाख है। वो भी तो सीन है ना। अगर आप 5-10 लाख की कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, आपकी बेसिकली सैलरी वाइज़ भी देखोगे आपका उससे कम है। अगर आप 3-3 4-4 लाख की सैलरी महीने पे होता है, आपका कैपिटल 10 लाख नहीं होती, कम से कम ज़्यादा होती। तो बेसिकली अगर आप वो देखोगे, अगर आप 30, 40, 50 की सैलरी पे भी हो और उसमें अगर आप महीने का 3-4% तक भी कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग 10 लाख पे, दैट इज़ ऑल्सो अनदर 30-40%। आपका सैलरी का भी 80-90% तो आराम से आ ही रहा है। आप बेसिकली 1 साल में 2 साल का पैसा कमा रहे हो, इन शॉर्ट अगर वैसे देखो एक तरीका होता है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि यार अगर आप मार्केट में लोग सोचते हैं कि यार मैं 30,000 50,000 लाख रुपए से आके बिल्कुल पैसा कमा के जाऊँगा, क्योंकि आजकल इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको पता है कि यार सोशल मीडिया पे व्यूज़ कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि भाई यहाँ पे एक कैप्शन लिख दो 1 लाख, नीचे लिख दो 1 करोड़। 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाएँ, ठीक है? तो उस पे बेवकूफ़ लोग पहुँच जाते हैं, नीचे आप बोलोगे, वो बंदा बोलता है सामने बैठ के कि कमेंट दिस, मैं आपको गाइड दूँगा। तो उस पे भरे होते हैं 10,000 कमेंट्स। हाँ, तो आप 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाओगे? उस पे 10,000 कमेंट्स भरे होते हैं, उस पे जाके लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो हमारा चूतिया काट गया। इन इन शॉर्ट बिल्कुल, बिल्कुल ब्लंटली होके बोल रहा हूँ, राइट? होता क्या है यार, रियलिटी ये है कि अगर आप 50,000 लाख रुपए वाला आदमी हो, स्टॉक मार्केट आपको अमीर नहीं बनाने वाली। मतलब बेसिकली एक एक स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बिल्कुल गरीब से अमीर बना देगी। अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम से आपसे देख रहे हो, आपको पता है कि आपके पास कैपिटल है, तब आपको पता है कि कंसिस्टेंट इनकम बनेगी। अगर आपको पता है कि बिल्कुल मेरे पास नहीं है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, वो नहीं होने वाला। मैं लाख रुपए से अगर बोलूँगा कि मेरे को महीने का 20-30 हज़ार रुपए कंसिस्टेंट चाहिए, वो नहीं बनने वाला। वहाँ पे फिर आपकी रिस्क ऐसी है, क्योंकि अगर आप 30% बना रहे हो, आपकी रिस्क भी उतनी है, राइट? तो कंसिस्टेंसी के नाम पे आपको कैपिटल चाहिए, बट अगर आपको 2 जुए खेल के बढ़ाना है कि चलो ठीक है लाख रुपए का, चलो ठीक है 2-4 हो गया तो अलग बात है, राइट? बट प्रेफरेबली बेटर वही होता है कि आप थोड़ा बड़ी कैपिटल से शुरू करो। बट उसमें वर्ड तो वही रहा ना, जुआ, कि स्टार्टिंग वाला वही हुआ, जैसे आएगा भाई, जैसे आ भी सकता है वैसे जा भी सकता है। राइट? और प्लस ट्रेडिंग एज अ बिजनेस की तरीके से लेंगे तब जाके आप रिलैक्स्ड होगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि यार मैथमेटिक्स एक्सेल शीट में बनाने बहुत आसान आसान होता है यार। 1 लाख रुपए पे 6% कंपाउंडिंग करेंगे, फिर 1% से डेली ग्रो करेंगे, तो इतनी बड़ा करोड़ों का अकाउंट हो जाएगा कंपाउंड तो होता 365 नहीं दिन है, के बाद में। कंपाउंड तो होता नहीं है। होता नहीं है। कल को मैं बोलूँगा मेरे पास 1 की कैपिटल, अगले दिन मेरा 1 करोड़ 1 लाख हुआ, अगले दिन 1 करोड़ 1 लाख पे मैं फिर से 1%, हाँ, 1%, 1%, 1%, वो नहीं होता, नहीं होता। ठीक है? बट नया ट्रेडिंग पे नहीं आदमी होता। यही यही देख के ट्रेडिंग पे आता है और फिर ये सोचता है कि यार हम एक अभी 1 करोड़ पे नहीं करते, 1 लाख पे करते, 1 लाख पे 1% डेली बनाते हैं या वीकली बनाते हैं और फिर हम उसको देखते हैं 1 साल में कितना बना और देखते हैं यार बहुत बड़ा पैसा बन गया। तो ये क्या होगा, एक्सेल शीट की मानसिकता होगी। और दूसरा चीज़ क्या होगी कि यार हमको एज़ अ बिज़नेस माइंडसेट देखना है कि अगर मान लो कोई धंधा कर रहा है, आप यहाँ पे हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई 10 करोड़ रुपए का कुछ धंधा कर रहा है, पीजी करा हुआ है या कॉलेज चला रहा है, 20 करोड़ रुपए में लगा के कॉलेज चला रहा है, तो उसका ईयरली रिटर्न कितना होता है? हार्डली 12-15% होता है। तो 12-15% अगर वो कमा रहा है 10 करोड़ रुपए लगा के, तो क्यों हम लोग भी अगर 12-15%, 20%, इनफैक्ट आप बता रहे हो ट्रेडिंग से हम लोग 25-30% तक पहुँच रहे हैं। तो 25-30% पे क्यों नहीं एम करते? तो ये जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट होना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और जो आपने बताया वैसी रील देख के पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं हो सकता है। जो 1 लाख से 1 करोड़ वाली जो रील चल रही है, उसके लिए वो उससे सेबी नहीं हो बैन भी कर सकता। रही है, सेबी हाँ। बैन भी कर रही है, वो गुड है, अच्छी बात है, वो हाँ, अच्छा है मिस पर्सपे इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए अब मतलब किसी को अगर चूज़ ड्रीम 11 पे ज़्यादा यूज़र्स हैं डीमैट से, वो भी डीमैट से, हुँ। हाँ, या ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली, कि हम फिर हम सोचते अच्छा हैं कि खासा हमारी कमा भी रहे हैं लोग। हमारे सरकार रियली कमा रही है, सरकार कमा सरकार रही है, सॉरी। कम आ रही है। हाँ, वो कुछ शायद कसिनो विन्स होता है ना हाँ। आपका, बीच में वो कमीशन कमा ही रही है, ब्रोकर ज़ीरो कमा ही रहा है, वही वाली बात होती है ना, कमीशन तो कमा ही रहा है। कसिनो ऑलवेज़ विन्स। अब मान लो कि किसी को अब चूज़ अभी किसी को हम लोगों को ये चूज़ करना है कि भाई वो डायरेक्शनल ट्रेडर बने कि वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर बने। हमने चूज़ किया कि यार हमको ना डायरेक्शनल ट्रेडर बनना है। आपने चूज़ किया कि आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर बनना है। आपके मैं इसको थोड़ा-सा डेप्थ में और जानना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात आप ये चूज़ करो कि आपके पास कैपिटल कितना है, और पहली ये चीज़। दूसरी चीज़, हम ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो और उसके रिटर्न आप कितना ले सकते हो। और इसमें क्या तीसरी चीज़ हम लोग ऐड करें कि यार उनके लिए चूज़ करना आसान हो जाए कि आपको क्या चाहिए, क्या कर सकते हो इसमें से। सो व्हाट वुड द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग वुड बी कि डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल में एक चीज़ होती है कि आपको किस सिस्टम के हिसाब से प्रेडिक्शन करनी है। देखो यहाँ पे आपको ये सर्टेन तो होता नहीं कि वो जाने वाली है, नहीं जाने वाली है, राइट?
तो इसको आप ये बोल सकते हो कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन एन assumption कि ठीक है, दिस इज द ट्रेड दैट आई बेसिकली टेकन एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस, राइट? सो अब वहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो? अगर आप प्राइस एक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो इसके अंदर बेसिकली लोग क्या करते हैं, सिस्टम भी डिसाइड करते हैं कि अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से करना है या आपको बेसिकली एक एल्गोरिदमिक चीज़ के हिसाब से करना है, या आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब स्टार्टिंग में आते हैं, बोलते हैं कि यार हमको ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली इंडिकेटर चाहिए कि मेरे को बाय सेल दबा दे। सीधा मेरे सामने बाय आ जाए, सेल आ जाए, मैं वो करता रहूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, बस यही करना है, सिंपल, ठीक है? और ये सब हम रिलेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वो सब चीज़ें की हुई हैं ट्राई। और जिसको ग्रो करने के अंदर से चुल होती है, वो ये सब चीज़ें ट्राई कर चुका होता है कि ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल मेरे को बाय सेल का इंडिकेटर मिल जाए, कुछ मिल जाए, राइट? हमने आजकल मतलब 26 पैरामीटर पे एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से हमारी जो सेबी आरए का एक रिसर्च वाली जो कॉल्स आती हैं, वो ऑटोमेटिकली चल रही है, राइट? तो हम उसके अंदर डायरेक्शन नहीं करते, बट उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, राइट? अब डायरेक्शन वहाँ टेक ऑफ हो रहा है, बट वो वाली ट्रेड्स ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, बिकॉज वॉट एवर ट्रेड जो आप क्लाइंट्स को दे रहे हो, वो आप खुद डायरेक्शन में नहीं कर सकते, राइट? प्लस दूसरा मुझे ये भी पता है कि मैंने वो चीज़ करनी नहीं, बिकॉज जैसी मैं उसको करने लगा रेगुलर, मेरी यहाँ पे स्केलेबिलिटी वाली चीज़ में मेरी साइकोलॉजी में मैसअप होएगा पर्सनली, कि मुझे पता है कि अगर मेरे को नॉन डायरेक्शनल में ज़्यादा स्केल अप करना है, मेरी वो चीज़ काफ़ी माइंडसेट मेरा मिक्स हो जाएगा कि मैं रोज़ बैठ के अगर वो वाला काम कर रहा हूँ डायरेक्शन की, चलो कॉल आ गई लॉन्ग शॉट, मैं वो करते रहता हूँ, तो वो वाली चीज़ मैंने करनी नहीं है, ठीक है? एक्यूरेसी अच्छी आ रही है क्योंकि उसको हमने ऑटोमेट कर दिया, वो सब चीज़ें हैं। बट बात ये होती है कि आपको स्टार्टिंग में बैठ के देखना होता है कि अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से डायरेक्शनल चीज़ें निकाल रहे हो, मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, बिकॉज़ इसमें आपको विन रेट भी करना होता है। अगर आप या तो देखो, विन रेट अगर आपकी कम है तो वहाँ पे आपको लॉस कंट्रोल करके फिर आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपकी विन रेट ज़्यादा होती है, तब आप वहाँ पे ज़रा-सा लॉस ज़्यादा भी ले लो तब भी आप जीतोगे। वो थोड़ा-सा बैलेंस करना होता है कि आपको पता है कि अगर आपने प्राइस एक्शन पे एक सेटअप बनाया है, मेरी विन रेट कम है, तो मुझे पता है कि मेरे को अपनी रिस्क कम रखनी है। अगर मेरी विन रेट ज़्यादा है, मेरे को पता है मेरे को अपनी रिस्क थोड़ी ज़्यादा भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये बेसिकली आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट तरीके से चलता है, राइट? तो मेरे को ये भी चीज़ सोचनी पड़ेगी। मेरे को सिस्टम्स के अंदर जाकर मेरे को बैक टेस्ट भी करना पड़ता है कि डायरेक्शनल चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जिस तरीके से आपके रूल्स आते हैं, मार्जिन्स में चेंज होता है, काफ़ी कुछ होता है। उससे होता क्या है कि आपका काफ़ी बैक टेस्टिंग डेटा मैसअप हो जाता है, राइट? अगर आप ऑप्शंस के अंदर भी देखोगे, आप बोलोगे कि यार अभी मेरी एक्सपायरी फॉर एग्जांपल कोई फ्राइडे थी, कोई या कभी 0 डीटी थी, एवरीडे एक्सपायरी थी। फिर मेरी आपका फ्राइडे थर्सडे बचा, कभी आपका बोल रहे हो कि यार मिड कैप थी इस दिन, ये शिफ्ट हो गई, फिर मेरी मंथली इस दिन शिफ्ट हो गई, ये वो। अभी आप आधे लोगों को जाके बोलोगे, उनको पता नहीं होगा किसकी एक्सपायरी कब होती है। समझ रहे हो ना? तो इससे होता है कि आपका बैक टेस्टिंग का डेटा काफ़ी खराब हो गया। फिर आप बोलोगे कि चलो ठीक है, मैंने अपना अगर मेरा एल्गो का सिस्टम भी है, राइट? नॉन डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल मेरा, मैं बोलूँगा मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, उसमें काफ़ी मैसअप हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार इस हफ्ते इसने इसकी एक्सपायरी चेंज कर दी, इस दिन ये हो गया। इसके साथ भाई साहब इन्होंने लॉट साइज़ भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया एक साथ ही। तो आपको पता है कि एज़ एन एल्गो सिस्टम ऑल्सो आपके काफ़ी रिटर्न्स ऊपर-नीचे होंगे। वहाँ पे आपको पता है कि स्केल डाउन करना पड़ता है। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते बिल्कुल अंधों में कांटा राजा की तरफ चलाते रहो फुल कैपिटल पे, वो नहीं करना होता। आपको पता है कि कब स्केल डाउन करना होता है, कब स्केल अप करना होता है। अगर आपको पता है कि मार्केट का रिजीम थोड़ा-सा चेंज हुआ है, जैसे इन तरीकों से अभी क्या हुआ कि जनवरी-फरवरी में देखोगे आपका रिजीम थोड़ा-सा फिर से चेंज हुआ है। जो चीज़ अगर आप पिछले साल देखोगे, आपको दिखेगा कि होता क्या था कि पिछले साल आप बोलोगे मैं 2 से 3 भी बैठ रहा हूँ, मैं 2 बजे भी एक स्ट्रैंगल डाल रहा हूँ और या स्ट्रैडल डाल रहा हूँ और मैं 3 साढ़े 3 तक होल्ड कर रहा हूँ, मेरा पैसा अच्छा खासा बन रहा है। बिल्कुल एंड में जाके आधा-आधा परसेंट मैं वहीं पे बना रहा हूँ। सिर्फ़ उस डेढ़ घंटे के अंदर। अब वो चीज़ नहीं होएगी। अब आप जाके 2 से साढ़े 3 तक स्ट्रैंगल है वो सब करोगे, आपको पता होगा कि वहाँ पे ज़रा-सी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, आपका ज़रा-सा एक्सपैंड हो जाता है। प्रीमियम बढ़ जाता है, वहाँ हाँ। प्रीमियम बढ़ जाता है। तो वो रिजीम चेंज होता है हर टाइम। अब आपको क्या पता है कि यार मेरा डीके कब हो रहा है, 10 से लेके 2 के बीच में हो रहा है, मेरे को उल्टा हो रहा है। तो पहले मेरे को डेढ़ घंटे में मिलता था, मेरे को पता है 4 घंटे में मिल रहा है। आपको सारा का सारा बैक टेस्ट चेंज करना पड़ता है। तो नॉन डायरेक्शन में है कि आपको जब मार्केट बंद होती है, आप बहुत ईज़िली अपने स्टार्ट्स और मॉडल्स और ये सब भी चेंज कर सकते हो बहुत आराम से बैठ के, क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ सिस्टम्स रन करने हैं, आपको पाइथन करना है, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है अलग-अलग। तो आपको पता है कि इस तरीके से आप सिस्टम चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि मेरे को पता है कि रिजीम चेंज हुआ है, मेरे को कम से कम 3, 4, 5 महीने तो छोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास कोई बैक टेस्टिंग की एक सीरीज़ या डेट तो कुछ बने। तो वहाँ पे आपके नॉन डायरेक्शनल के अंदर आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम चलाते हो, आपको थोड़े से डिलेज़ आते हैं ऐसे 3-3, 2-2 महीने के, कि जब आपको बिल्कुल वापस स्केल अप करने वाले टाइम से पहले आपको पता है कि आप धीरे-धीरे उसमें चला रहे हो, 2-3 महीने एटलीस्ट कम चला रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप डेटा रिजीम क्या सेट हुआ, बना रहे हो उस चीज़ का। वो क्या हुआ। तो बेटर यही होता है कि आप इसके अंदर एक्सप्लोर करो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बोलते हो कि मीन रिवर्जन है। मीन रिवर्जन को आप डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल दोनों में कंसिडर कर सकते हो, राइट? कैसे कर सकते हो कि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, ऑटोमैटिक चलाना तो इंडिकेटर डाल देते हैं कि हम ईएमएस हमारे को जो कंफर्टेबल है, राइट?
उसमें कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी स्ट्रैटेजी की इस वाली ईएमआई को तोड़ेगा तो हम छोटा सा इतना स्कैल्प करेंगे, इस वाली ईएमआई तक हम निकाल देंगे। उसमें कई लोगों का बोल सकते हैं कि हमारा ये वाले ईएमआईस का कॉम्बिनेशन, हमारा विन रेट 60-70% इसके अंदर आ रहा है। तो उस केस में वो चीज़ आप ऑटोमेट करके चलाओ। आप क्यों बैठे हो रोज़ देखने के लिए कि यार कब टूटा, कब नहीं टूटा, क्या हुआ? अगर आप 1 मिनट के हिसाब से चला रहे हो या आप बोल रहे हो कि एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास डायरेक्शनल के अंदर, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार सुपर ट्रेंड मेरा ग्रीन है तो बाय कर लो, सुपर ट्रेंड मेरा रेड है तो सेल कर दो। स्ट्रैटेजी हो सकती है। 2 साल पहले देखोगे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती थी इंट्राडे में। 10-3 सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी एवरीबॉडी नोज हाँ, अबाउट 10-3 का आप 1 मिनट पे चला दो। जब भी आपको बेसिकली डायरेक्शन स्कैल्प कर रहे हो ना आप, फटाफट स्कैल्प कर रहे हो ऑटोमेटिकली। अब यार 1 मिनट के हिसाब से मैं तो नहीं बैठा कि 5 मिनट में बदल गया सिग्नल, 10 मिनट में दूसरा बदला, उसके 20 मिनट बाद बदला। मैं क्यों बैठ रहा हूँ पूरा दिन? उसको ऑटोमेटिक आप एल्गो पे कन्वर्ट करके भी चला सकते हो कि जब मेरा सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, तो तुम मेरा पुट बेच दो। जैसे ही वो सुपर ट्रेंड मेरा लाल हुआ, इस पुट को एग्जिट करके कॉल बेच दो। और ये पूरा दिन चर्निंग करके निकालता रहेगा। कई लोग बैठ के बटरफ्लाई चर्निंग करते हैं आर्बिट्राज में कि महीने का 1.5-2% ही चाहिए, 1-1.5% चाहिए। कई लोग इस तरीके से भी चला रहे थे कि डायरेक्शन में अगर मेरा महीना इस तरीके से चल गया सुपर ट्रेंड में, या कोई बोलता था कि मैं इस तरीके से चला, ये आपकी बेसिकली डायरेक्शन स्ट्रैटेजी, इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसके अलावा फिर आप कर सकते हो कि मीन रिवर्जन के साथ मैं बोल रहा हूँ कि एक आर्बिट्राज वाला तरीका होता है, बटरफ्लाई चर्निंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक मेरा टाइम बेस्ड एंट्रीज होती हैं कि मेरे को पता है कि यार मेरे को 9:40 के आसपास मेरी वॉलेटिलिटी अगर सेटल हो रही है या 10-15-20 के आसपास बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या टाइम है, तब मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करा रहा हूँ टाइम बेस्ड। या मेरे को पता है कि एक्सपायरी के दिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेरा स्टार्टिंग में मार्केट खुलती 15-20 मिनट के अंदर एक डीके हो रहा है, तो मैं एक ट्रेड सिर्फ 15-20 मिनट के लिए सेपरेट चला रहा हूँ ऑटोमेटिकली। अब मैं ये तो मैनेज नहीं कर सकता कि 15-20 मिनट के लिए ये चलिए और उस 15 मिनट के बीच में एक और ट्रेड चलनी पड़ी, ये सब तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मतलब होता है कि जब आप बड़ी कैपिटल डिप्लॉय करते हो, स्केलेबिलिटी करते हो, नॉन डायरेक्शनल हमेशा प्रेफर करो। बिकॉज आप हिस्टोरिकली भी देखोगे, मार्केट आपकी इंट्राडे आधा परसेंट से ज़्यादा, आधा परसेंट, 0.6-0.5% ज़्यादा मूव नहीं करेगी ऑन अ मेजोरिटी ऑफ द डेज। अब जैसे अभी विक्स जैसे ऊपर है, यहाँ पे आपको पता है कि चल ठीक है, आपको 2-3% की मूवमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स में पोजिशनल सिस्टम बनाना भी थोड़ा सा मेसअप होता है। विद कई द लोग गैप्स जो परेशान करते हैं, राइट, अनसर्टेनिटी अभी परेशान की करती है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से बोलोगे विक्स बढ़ गया, अगर मेरा यहाँ पे ऑप्शन एक पोजिशनल 100 रुपए का ऑप्शन है, वो भी मेरा 130 का हो जाएगा अभी, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रीमियम पार्ट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, राइट। वो चीज़ भी है। इंडियन मार्केट्स में आपको 3.5% तक के ब्रेक इवन मिलते हैं अगर हेज करोगे, बट यूएस में आपको सेम 6-6.5% का मिल जाता है, राइट। यहाँ पे आपका 6.5% की मूवमेंट पे भी ब्रेक इवन अपने को मिल जाता है। हाँ, ओके। वहाँ पे यहाँ पे होता है कि आप यूएस और इसके अंदर सेम ऑप्शन की एक स्ट्रैंगल या कुछ बना के देखोगे, आपको पोजिशनल आप देखोगे, यहाँ पे आपको 3.5% अप, 3.5% डाउन, उसकी एवरेज के अंदर मिलता है ब्रेक इवन, राइट। यूएस में जाओगे 6% मजे में मिलेगा। पर ऐसा क्यों, मतलब वहाँ प्रीमियम बढ़ा हुआ है कि किस वजह से ऐसा है? थोड़ा सा प्रीमियम भी डिपेंड करता है, बट उस चक्कर में ये भी डिपेंड करता है क्योंकि बाहर वाले ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विडिटी भी होती है, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होती है, मैच्योर मार्केट हाँ। है मेजरली। मैच्योर्ड काफ़ी है। सो इन द एंड आपने ना मेरे को तीसरा पॉइंट मेरे को क्लैरिटी दी कि यार आपको ना स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी बहुत ना अच्छे से होनी चाहिए कि आप पहला टाइम करना चाहते हो, फिर स्ट्रैटेजी आपको ओवर द टाइम डेवलप भी होना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट ना मेरा बनता दिख रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छा समझ में आया कि यार ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्शन ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपका सिस्टम डायरेक्शन ट्रेड दे रहा है, बट यू आर चूजिंग नॉट टू डू दोज डायरेक्शनल ट्रेड। आप नॉन डायरेक्शनल पे ही अपना फोर्टे बना रहे हो, क्योंकि यू नो कि आपके पास आर्सेनल क्या है कि यार हमारे पास बड़ी कैपिटल है, हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं ढेर सारे, और हमारे पास पाइथन्स है और ढेर सारे, हम एक साथ 9:15 भी कुछ स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं, 2:30 भी कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जो आपने चूज़ किया ना कि यार मेरे को कौन सी बैटल लड़ना है, कौन सी बैटल नहीं करना है, कौन सी छोड़ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई बिलीव कि एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए कि यार हमको नॉन डायरेक्शनल अगर करना है तो क्यों करना है, डायरेक्शनल करना है तो क्यों नहीं करना है। तो विच इज़ गुड। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कि यार समझ गए, व्यूअर समझ गए कि नॉन डायरेक्शनल इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अब आप ये बताओ कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करें तो करें कैसे? लेट्स से कि कोई नया बंदा है, उसको जानना है, उसके पास चलो कैपिटल आज नहीं है वो, बट उसको मालूम है कि यार उसके पास दमखम है, 1 करोड़ रुपए कैपिटल पहुँच जाएगा 5 ईयर्स डाउन द लाइन विद द हेल्प ऑफ जॉब या कोई बिज़नेस से या एसआईपी से किसी भी तरीके से पहुँच जाएगा। बट ही इज़ इंट्रिग्ड कि अब हमको ना नॉन डायरेक्शनल पे कुछ मेहनत करनी है। कुछ बताओ उसके बारे में, कैसे हम लोग शुरुआत करें, कैसे ऑडियंस शुरुआत करे? बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको वेब बेस्ड काफ़ी सारे, एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्या करना है, वेब बेस्ड काफ़ी सारे एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्या करो, उस पर जाओ, निफ्टी का जिस दिन एक्सपायरी होती है वो सब ऐड करो, सेंसेक्स की जिस दिन होती है वो सब भी मत करो, बट कोई भी इंडेक्स चूज कर लो। अगर आपको रोज चलाना रोज चलाओ, जिस दिन अगर आपको सिर्फ एक्सपायरी पे चलाना सिर्फ एक्सपायरी पे चलाओ, राइट।
रोज चलाओ तो बेटर है, राइट। क्या करो, आपको पता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है आपके ऑप्शन के प्रीमियम गिरते रहते हैं। आप सिलेक्ट कर लो कि मेरे को पूरे हफ्ते 20-25 रुपए के ऑप्शन बेचने हैं। आज बेचना है, कल भी 20-25 बेचना है, परसों भी 20-25 बेचना है, एक्सपायरी के दिन भी 20-25 बेचना है। तो हम लोग पहले फिर बेसिकली लंबा आपकी रेंज दूर कम का होता बेच रहेगी, हाँ, ठीक है। रेंज कम तो होती आप क्या जाएगी। करो, ऑटोमेटिक उसमें ऐड कर दो कि मेरे को पता मंडे को आप या तो मैनुअली कर सकते हो, OTM 9, OTM 8, OTM 7 उस टाइप से कर लो, एक एक दिन लगा के। उससे बेटर होता है कि आप एक चीज़ यूज़ कर लो, क्लोजेस्ट प्रीमियम, कि कॉल अगर मैं बेच रहा हूँ तो क्लोजेस्ट प्रीमियम टू 20, पुट अगर बेच रहा हूँ क्लोजेस्ट टू 20, या 22 मिले या 26 मिले 27 मिले, कुछ भी मिले उसके अंदर बिक जाएगा। इसके साथ एक एक हेज ऐड कर दो। हेज भी आप ज़्यादा दूर का ऐड मत करो, मतलब कम से कम 2 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक मैक्स टू मैक्स छोड़ो, उसके बाद हेज ले लो। हेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 26 रुपए का बेच रहे हो, बिल्कुल दूर जाके 1-2 रुपए का बाय कर रहे हो। वो नहीं करना, क्योंकि उसमें अगर एक वर्टिकल मूवमेंट आती है वहाँ पे आप जाओगे। बेसिकली अगर आप 18 अप्रैल 2024 का दिन देखोगे 1:28 PM, 2 मिनट में इंडेक्स गया था 1%। डाउन या हाँ, निफ्टी, डाउन। ठीक है। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन भी इंटू 10 मजे में हो गया था, और बिल्कुल जंप कर रहे थे। तो आपको हेज लेना है तो बिल्कुल पास का लेना है, हेज के पर्सपेक्टिव से ही लेना है, ये नहीं करना। आप ये चीज़ ऐड करो, अगर सिंपल एक स्ट्रैंगल भी कर रहे हो, रोज 10:30 बजे घुस रहे हो और 3:15 पे निकाल रहे हो, अगर आप ये भी स्ट्रैटेजी चला दो, इसमें आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा रिटर्न में, सिर्फ एक जगह पे आएगा कि आप मैक्स लॉस कितना दे रहे हो, आप टारगेट लॉक किस तरीके से कर रहे हो। थोड़ा से अगर समझे, जैसे मान लो अभी आपने बताया क्लोजेस्ट प्रीमियम टू 20 कॉल सेल किया, क्लोजेस्ट प्रीमियम टू 20 पुट सेल किया। अब इसका कितना अपने को हेज लेना चाहिए, लाइक 20 का बेसिकली करा आप है तो 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़ दो, हाँ 3 स्ट्राइक छोड़ दो ऊपर, ओके 3 स्ट्राइक नीचे छोड़ दो। आपको पता है कि 20 के ऊपर मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा 3 छोड़ने के बाद मेरा अगर फॉर एग्जांपल 9 या 10 के आसपास आता है, 8-9 के आसपास आता है ना, उतना हेज ले लो, खत्म। मेरे को पता है मेरे बीच में डिफरेंस कितना आ गया, फॉर एग्जांपल आपका 10 ऊपर ये, मिल रहा है 10 नीचे मिल रहा है, टोटल 20 मिल रहा है। अगर मेरे को 20 मिल रहा है, हाँ ठीक है, 20 में मेरा डेज टू एक्सपायरी कितना, 5 है। हम्म एवरेज मेरे पास कितना हुआ, दिन का 4 रुपए का डीके हुआ, प्लस माइनस टेक। हम्म अगर मैं 5 भी राउंड ऑफ करता हूँ तो मुझे पता है इसमें मेरे को अगर निफ्टी में कर रहा हूँ, एक एक लॉट कर रहा हूँ, 75 का लॉट साइज है, इंटू 5 करोगे, आपको पता है कि आपको 350-400 रुपए के बीच में आएंगे, 375 राइट। तो ये चीज़ है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 10 लॉट पे चला रहे हो तो बोलूंगा कि अगर मेरा मैक्स रिस्क इसमें मेरा इतना ही है, 1:1, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ कि अच्छा 1 रुपए दे मतलब रहा हूँ, 1 रुपए ले रहा हूँ। 3750 इधर मिलेगा तो 3750 देने को भी तैयार है। हाँ, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा कि मेरे को रिस्क जो है मैं पूरा देने पे तो नहीं करूंगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा भाई तू 20 रुपए का ऑप्शन है तो 30 हो जाए इंट्राडे, वो तो नहीं करना, ठीक है। मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, मेरा 3750 के मैं आधे से आसपास रिस्क ले लूंगा, 2000 के आसपास, ठीक है। मेरे मैक्स रिस्क इसमें हो जाएगा 10 लॉट का 2000 रुपीज़ में। मेरे को पता है अगर मैं इतना कमा भी रहा हूँ 4-5 रुपए इस टाइप से, मेरे को पता है 3750 के आसपास है जो भी है, तो मैं करूँगा कि उतना भी ना मिले, मेरे को 2500 के आसपास मिल जाए। जैसे ही मेरा 2500 टच हुआ, मेरा एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाए, तो मैं करूँगा कि चलो ठीक है 750, 800, 1000 रुपये के आसपास लॉक कर सकता हूँ, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉफिट फॉर एवरी इंक्रीज इन, एक लेवल लगा दो कि फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट 150-200 रुपये, आपका लॉक भी कितना बढ़ेगा, 150-200 रुपये। तो इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा लॉक भी। और एक टाइम पे जाके आप इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे कि अगर आपको 2-2,500 का पीएनएल चल रहा है, मेरे जितना लॉस था उतना तो मैं लॉक कर ही दूं एटलीस्ट प्रॉफिट में। ओके उस तरीके से फिर आप चलाते रहो 100-200, 100-200, 100-200। लॉक एज इन की बुक करते चलो। बेसिकली होगा क्या कि अगर आपका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मैं बोला कि इफ प्रॉफिट रीचेस 1000 रुपीज, लॉक इट एट 500। अच्छा कि तो वापस अगर से मेरा 1000 का 1000, 500 है। हाँ, अगर मेरा 1000 रुपये पीएनएल छू गया तो मेरा एटलीस्ट 500 रुपये तो निकलेगा। जैसे ही मार्केट अगर नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रहा है, प्रीमियम वो जा रहा है, तो मेरा एटलीस्ट 500 रुपये तो मिलेंगे, ठीक है। अब वो टिक पे डिपेंड करता है कि जब 500 छुआ, 500 के एक पर प्राइस नीचे गया, उसके अगली टिक हो सकता है 450 हो, अगली टिक हो सकता है 520 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसी के आसपास निकलेगा। बट इसमें आप क्या करो, लॉक के साथ ट्रेल भी डाल रहा हो कि 1000 रुपये छूने के बाद जब मेरा लॉक फंक्शन में आता है, मेरा ट्रेल भी हो रहा है कि 1000 का 1100 हुआ तो मेरा लॉक 500 की जगह 600 हो गया, मेरा 1200 हुआ तो मेरा 700 हो गया, मेरा 2000 हुआ तो मेरा 1500 पे लॉक मतलब हो मैं गया। टॉप से 500 रुपए ही खोने को तैयार हूँ, बस मैं हाँ, उससे ज्यादा नीचे जाऊंगा तो आई वांट टू एग्जिट एंड क्लोज माय डे ऑफ। और ये ओके मेरे ख्याल से केवल सिस्टमेटिक तरीके से ही हो सकता है, एल्गो के यूज से ही हो सकता है, कोई ये इंसान ये उसी से चीज नहीं होएगा। कर सकता। प्लस आप वो भी हो ना कि यार, अब आप अगर इस कैपिटल पे आप ग्रो कर रहे हो तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं सीख भी रहा हूँ और फिर मैं इस कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा दिन का टारगेट 1-2-3 हज़ार रुपये है, और वो कंसिस्टेंट बने ना बने, स्टार्टिंग में लोगों की अलग बात है, और ये मेरा फुल टाइम जॉब है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा दिन बैठा हूँ, मैं कुछ और काम नहीं कर रहा, तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो, इन शॉर्ट। तो यार जॉब जाओ, कुछ भी करो, बट को चलाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, वो चल तो रहा है अकाउंट में, घूमते घूमते देख लो फोन में क्या करना है। अच्छा, तो और ये एल्गो इजीली बन जाते हैं आज की डेट पे, आज के या पास बने तो बनाए आते हैं ये सब चीजें?
आज की डेट में आपके पास बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म है वेब वाले। अब उसमें हमारा खुद का प्लेटफ़ॉर्म भी आ रहा है। जैसे हमारी साइट पे जैसे एक इक्विटी का अलग आ रहा है कि आपके अकाउंट में इक्विटी अलग होती है, एक ट्रेड करके एक अलग आ रहा है कि आपके एल्गोज़ अलग एग्ज़ीक्यूट होंगे उसके अंदर। और इसके अंदर 2 टाइप के एल्गोज़ होते हैं, एक होता है व्हाइट बॉक्स, एक होता है ब्लैक बॉक्स। आपको एक का लॉजिक पता होता है, पब्लिकली एक का नहीं पता होता है, सिर्फ़ एक एग्ज़ीक्यूट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके के एल्गोज़ एग्ज़ीक्यूट होता है, बट आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अगर रेडीमेड किसी तरीके से करना है, खुद की थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके करना है, या अभी सेबी की एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि अब आप दूसरों का अगर एल्गोज़ चलाना है, आप सेबी आरए के एल्गोज़ भी कर सकते हैं। आरएस कैन ऑल्सो इश्यू एल्गोज़। ये होने वाला है अभी। ये भी होने वाला है, है, इसका आ हाँ। गया, बट इसमें काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म ने आरएस को लिस्ट करके स्टार्ट भी कर दिया है। तो आपने बोला कि ये सारे एल्गो पब्लिकली अवेलेबल है। तो इज़ इट रिलायबल कि आप अपना 20 लाख 50 लाख रुपए से आप उनके एल्गो पे जाओ और कोई ऐसा ग्लिच आया लेट्स से कि भाई आपके हाथ में है नहीं एल्गो प्लस आप इट्स अ ब्लैक बॉक्स इवन इट्स अ व्हाइट बॉक्स तो आपको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते एनीवे इट्स अ कंप्यूटर ठीक है? और वो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो आपने खुद भी नहीं बनाया है, आप किसी सामने वाले ने बनाया है। अब हम 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए से हम ऐसा कुछ करते हैं और आपने बोला कि मोबाइल पर देखो एल्गो काम कर रहा है, जिम जाओ। एक हम कहानी याद आ रही है कि ऐसे ही बंदा था जिम में गया था और काफ़ी बड़ा लॉस हो गया उसको। तो मेरे ख़्याल 60-60 लाख रुपए का लॉस हुआ था उसको। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे वो बचें? ज़ीरोधा के चक्कर में हुआ था। उसका अच्छा। मेरे को याद है ना, वो ट्विटर पे आया था हाँ, हाँ, हाँ। कि आप जिम तो गए बट ये वहाँ पे ज़ीरोधा अटक गया एग्ज़ैक्टली। था, बट वो उस तरीके से हुआ तो था। ये एल्गो प्रोवाइडर गलती है कि ब्रोकर की गलती है? हमारा कहने का मतलब है चाहे जिसकी गलती हो, हम हुँ, बच जाएँ। हुँ। तब क्या करा जाए उसके ये आप लिए? देखो, एक और चीज़ नोटिस करोगे, जो टेक के ग्लिचेस होते थे, ये 2-3 साल पहले बहुत होते थे। बहुत होते थे। हाँ, अब अभी बहुत कम सुनाई नहीं हो दे गया है, रहे। हाँ। क्योंकि अब धीरे-धीरे करके यार इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपग्रेड होते रहते हैं थ्रू आउट द पीरियड। तो आपको पता है कि जो आपकी चीज़ 2-3 साल पहले हुई थी, वो आज की डेट में बहुत ही कम होएगी, ना के बराबर ही होएगी। वो धीरे-धीरे चेंज हो जाता है, राइट? एक टाइम ऐसा था कि यार मुंबई में आपकी टाटा पावर की ग्रिड डाउन हुई थी 2022 में। उस दिन मैं ज़ीरोधा में एक ट्रेड में बैठा हुआ था, राइट? तो अब वो ऐसी ट्रेड थी नॉर्मली कि यार डायरेक्शनल था। वहाँ पे एक और रीज़न है कि मैंने डायरेक्शनल बंद कर दिया, राइट? उसमें आई थिंक 70-80 हज़ार प्लस चल रहा था, बट जब तक उसकी टाटा पावर की ग्रिड वापस आई थी और ज़ीरोधा वापस एक्टिव हुआ था 2 घंटे बाद, वो सेम ट्रेड मेरी 5 लाख नेगेटिव दिखा रही थी। डैम! सो मेरी दैट क्या इज़ व्हाई मेरी क्या गलती भाई ने मुझे क्यों पेला? अब बिजली गई है वहाँ पे, तुम कोयला नहीं डाल रहे हो, मैं क्या करूँ भाई? मेरी क्या गलती है भाई? तो ऐसे भी हुँ, हुआ हुआ है, ये सब हुआ हुआ है। बट कई बार होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप जाके लड़ोगे भी किससे? हुँ। मतलब कोई तो कुछ करने नहीं वाला आपका। सो ये भी होता है। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है जो आपका वर्ड, ये एक चीज़ हो चुकी है एक बार। इसके बाद होता है कि आपका ब्रोकर ग्लिच हो जाए, ब्रोकर डाउन हो जाए, तो उसके अंदर भी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जब आएगा वापस कनेक्शन होएगी तब का तभी होएगा। तीसरी चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो आपका होता है कि प्लेटफ़ॉर्म वाला है। प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एक सेफ्टी फीचर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डालते हो कि यार अगर मैंने लिमिट ऑर्डर डाले सारे और वो जंप हो गए, 1 सेकंड के अंदर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, तो कन्वर्ट टू मार्केट एंड एक्सिट। अच्छा ये फ़ेल सेफ लगा रहता है उसमें। हुँ, ऐसे फ़ेल सेफ लगे होते हैं। दूसरा फ़ेल सेफ क्या होता है कि पहले ऑर्डर के लिए आप एक मार्केट प्रोटेक्शन नाम की चीज़ डालते हो ट्रिगर और लिमिट के अंदर। तो आपका सारे ऑर्डर जो जाते हैं, वो एक लिमिट ऑर्डर की तरह जाते हैं, और वो भी सारे के सारे एसएल लिमिट में जाते हैं। चाहे आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो ट्रेड घुसने के लिए, वो भी एसएल लिमिट में जा रहे हैं। चाहे आप उस तरीके से कर रहे हो, वो भी लिमिट या एसएल लिमिट में जा रहे हैं। अब लिमिट वर्सेस एसएल लिमिट में ये है कि मेरा ट्रिगर डाला हुआ है लिमिट में, तो मेरे को पता है एज़ अ बायर मेरा ये प्राइस या उससे नीचे, सेलर में ये प्राइस या उससे ऊपर है लिमिट में। बट अगर मैं उसमें एसएल लगा दूँ तो मेरा बस ट्रिगर की चीज़ ऐड होती है जो मेरा स्टॉप लॉस के लिए यूज़ हो जाती है, राइट? अब इसमें कई बार होता है कि यार अगर आपके ऑप्शन ऐसे जंप करते हैं कि यार मेरा एक ट्रिगर लिमिट लगी है, सोचो मैंने ऑप्शन बेचा हुआ है, मेरा ट्रिगर 50 पे लगा हुआ है और मेरी लिमिट उसके 10% ऊपर 55 पे लगी हुई है। मैंने बीच में परसेंटेज 10% डली हुई है, वो परसेंटेज भी मैं खुली रखता हूँ कि 10% रख दो, 5% रख दो, 5 से 10 के बीच में रखता हूँ। पहले आप 1-2% रखते हो तो उसपे कई बार आपको ट्रिगर और लिमिट में डिफरेंस ही नहीं होता, एग्जीक्यूट ही नहीं होता। उसको कम से कम 5-10% के बीच में आप होवर करो। कि इनफ ब्रीथिंग स्पेस तो मिले ब्रीदिंग कि स्पेस भाई छोड़ो, ठीक है, निकल जाए, हाँ। राइट। तो उतनी डिफरेंस भी आपको छोड़ना होता है, ये भी एक्सपीरियंस आता है क्योंकि मेरा भी एक बार जंप हुआ है। हुँ, ये जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे ही आपको समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ मॉडिफाई करोगे तो इससे बचोगे, ये चीज़ मॉडिफाई करोगे तो इससे बचोगे। तो आप कम से कम 5 से 10% का बीच में उसमें गैप छोड़ोगे ट्रिगर लिमिट में एटलीस्ट, अगर ऑटोमेट भी कर रहे हो। उसमें आपको ये भी लगाना है कि अगर आपका सिस्टम 0.1 0.2% के अंदर या आधे सेकंड के अंदर भी एग्जीक्यूट कर रहा है, आप बोलोगे अगर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू मार्केट एंड एग्जिट 1 सेकंड के अंदर। अब यार हम तो नहीं कर सकते ना, अच्छा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, चलो कैंडल देखो अच्छा इसीलिए नहीं हुआ, फिर कैंसल विल टेक मॉडिफाई, 10 5-10 सेकंड गए, 10 सेकंड में आपको उड़ जाएगा। 1 सेकंड में जो करना है करो खत्म, ऑटोमेटिक। तो ये सब चीज़ें उसमें लगी होती है ऑटोमेटिकली करने के लिए, कि नहीं हुआ तो भाई मार्केट लगा खत्म कर। फिर आप लगा सकते हो कि अगर ये जंप हुआ, या फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे एग्जिट करना था मेरे इनिशियल ऑर्डर से, एक और प्रोटेक्शन होती है ये, उससे अगर प्राइस 10% ऊपर चला गया,
तो भाई मार्केट ऑर्डर आप भेज रहे हो, मार्केट ऑर्डर में आप प्रोटेक्शन मत डालो भाई, जहाँ निकल रहे निकले, निकल जाओ, पहली फुर्सत निकल जाओ। बस निकल, पहली फुर्सत में निकल जाओ। आप वो भी लगा सकते हो, इस टाइप के आप अलग-अलग चीज़ें लगा सकते हो डिपेंडिंग कि आपको क्या करना है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं मुझको ये अपनी तरफ से अगर हमको ये डिप्लॉय करना है इस तरीके से, तो कि कोई एक एल्गो प्रोवाइडर पे सब कुछ मतलब हो, जैसे मान लो कोई आदमी 20 लाख रुपए पे कर रहा है, तो एटलीस्ट 2 या 3 डिफरेंट डिफरेंट एल्गो प्रोवाइडर हो, मान लो किसी वजह से कुछ एल्गो नंबर ए जो प्रोवाइडर है, उसमें कोई प्लेटफ़ॉर्म नंबर ए है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो एटलीस्ट चलो वहाँ पे आपका लेट्स से 30 लाख रुपीज़ का हम काम कर रहे हैं, तो 10 लाख पे इधर लगाओ, 10 लाख पे ही ज़्यादा रिस्क हुआ। प्लेटफ़ॉर्म नंबर बी एंड प्लेटफ़ॉर्म नंबर सी आर वर्किंग फाइन। हुँ। ऐसा भी हम इसको मतलब रिस्क प्लेटफ़ॉर्म बेसिस पे भी डाइवर्सिफ़ाई कर सकते वो हैं। भी कर सकते हो। बट उसमें फिर एक और प्रॉब्लम होती है कि आपको हुँ। पता है कि हर प्लेटफ़ॉर्म आपको वो चीज़ नहीं देगी। अगर आपने एक चीज़ एक प्लेट डिप्लॉय किया है, हुँ, हुँ, हुँ। वो चीज़ शायद से दूसरे पे अलग रिज़ल्ट हो, तीसरे पे अलग रिज़ल्ट हो। क्यों? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर स्लिपेज भी अलग होती है। अगर आप वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म इन सब की यूज़ कर रहे होते हो, उसमें कई बार आपकी लेटेंसी आती है 3-3 4-4 सेकंड की, काफ़ी होती है। अगर आप खुद के सिस्टम या ब्रिज यूज़ कर रहे होते हो टर्मिनल्स, उसमें आपकी 1 सेकंड मैक्स टू मैक्स, उससे नीचे रहती है। बट ये सब अब चेंज हो रहा है, मतलब कई बार अब लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि आपका वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी आपका 1-1 सेकंड के अंदर हो एग्जीक्यूट, तो वो सब चीज़ें भी हो रही हैं, बदल रही हैं। बट उसमें फिर हर ये सेकंड के हिसाब से एग्जीक्यूट होने के चक्कर में एक चीज़ होती है स्लिपेज, कि अगर आपने ₹100 पे आपने ऑर्डर किया है, आपका प्लेस हुआ है, एग्जीक्यूट होते-होते एक प्लेटफॉर्म पे सोचो 102 हो गया, या दूसरे प्लेटफॉर्म पे 104 हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे 101 ही रहा, या एक पे 100 ही हो गया। वो आपका स्लिपेज फैक्टर भी लेता है, आपका 1-2% का जितना भी होता है। और कई ये बार यूजुअली एल्गो वगैरह से ना एफिशिएंसी मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इवन आई डू इन सब सिनारियो में कि जैसे हम डायरेक्शनल कर रहे हैं, मतलब स्लिपेज समटाइम्स इज सच अ बिग फैक्टर कि आप उसको ना नेगेट नहीं कर पा रहे। इन द एंड आप उसको दो चीज़ों से टैकल कर रहे हो कि यार अपनी पोजीशन कम कर दो, कि उसको स्लिपेज को मैं स्टॉप लॉस का पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। और स्लिपेज ना इज ऑलवेज एक्टिंग अगेंस्ट मी, कि अगर गेन मिलेगा तो भी स्लिपेज जाएगा, और गेन नहीं मिलेगा तो लॉस में भी मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि स्लिपेज जा रहे हैं। और ये एल्गो से आई लाइक दिस अबाउट, मतलब मेरे को पसंद आई ये चीज़ कि हम लोग ना एल्गो से ना इसको काफ़ी ज़्यादा नेगेट कर पा रहे हैं। राइट। इसमें एक और चीज़ होती है, आपको पता है कि ब्रोकर्स में एक लिमिट होती है आपकी पर सेकंड ऑर्डर कितना होता है। अच्छा। अब उसको कैसे एक्सप्लॉइट करोगे बताओ? कभी सोचे नहीं इसके बारे में, मतलब कभी एल्गो अब पे सोचो गए अब नहीं? सोचो मैं अगर ब्रोकर हूँ, हाँ। मेरे पास एक लिमिट है 10 ऑर्डर्स पर सेकंड। बताओ भाई इसको कैसे करोगे? आपके पास सोचो हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 10,000, लाख-लाख क्वांटिटी है। आपको अब सोचो रैंडमली एग्ज़िट करने में आप 1 सेकंड में 10 ऑर्डर कर सकते हो, आपको एग्ज़िट करने में 100 डॉलर लगेंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। एक तो सबसे पहली बात जो मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे अगेंस्ट क्या है, पहली बात फ्रीज़ लिमिट मेरे अगेंस्ट है। हाँ, और मेरे को जैसा कि आपने कहा उसके कि लिए 10। स्प्लिट ऑटोमैटिकली होना चाहिए कि मैं एक बार हाँ, 10,000 क्वांटिटी स्लाइस अब आने लग गया ना, बट स्लाइस हम काफ़ी टाइम पहले से कर रहे थे, 2021-22 से ही कर रहे थे। हाँ, ज़रूरत है, मतलब फ्रीज़ लिमिट के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे? क्या सहना पड़ेगा? जो मेरे को नहीं, समझ एक वो तरीका है। दूसरा है आपको ये ध्यान रखना पड़ता है फ्रीज़ का। अब मेरे को ये चीज़ बताओ आप इतने ऑर्डर कैसे स्प्लिट करोगे इतनी जल्दी-जल्दी? मेरे को ऐसे भेजने हैं, बट मुझे जल्दी भेजने हैं। म मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि मल्टीपल ब्रोकर्स रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मल्टीपल ब्रोकर, क्योंकि भाई एक के पास एक जा रहा है तो यू स्प्लिट योर बट कैपिटल। वो लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग नहीं है भाई, एक ही जगह पे आपकी सारी मोस्ट अच्छा, ऑफ द उसमें एक और कैपिटल चीज़ है। बताता हूँ। हाँ। अ, एक बार ट्राई करना, आप 2 ब्रोकर से सेम ऑर्डर प्लस माइनस करके करना ट्राई करना। होगा क्या है, एक चीज़ में अगर वो चीज़ बाय हो रही है, एक स्प्लिट सेकंड में दूसरी चीज़ में सेल हो गया, कुछ हुआ ना, वो बोलेगा सेम पैन से करके एरर दिखा देता है। वो हाँ, फिर से इतनी समझाओ। जल्दी वो एक्सचेंज वो भी सेट करता है, चेक करता है कि आपके सेम पैन से क्या टेढ़े-मेढ़े ऑर्डर आ रहे हैं। सेम पैन कार्ड से, पैन अ, नंबर से, अच्छा। अलग-अलग ब्रोकरों पे वो भी चेक होता है। तो पहली चीज़ होती है कि ब्रोकर जिस पे आप चला रहे हो इतना बड़ा, तो वही डिसाइड कर लो कि भाई उसमें मेरी मैक्स लिमिट एपीआई की पर सेकंड कितना हो रहा है। जितना मैक्सिमम वाला चाहिए वो वाला लो पहले ब्रोकर। ऊपर से नीचे पहले वो लगाओ लिस्ट कि भैया जितना मैक्सिमम जो सपोर्ट कर सकता है पहले वो कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर मेरा फिट आता है तो मेरे को काम ही नहीं करना। उसके ऊपर तो मेरे को देखना ही नहीं है, मेरा काम ही खत्म है। 1 सेकंड में अगर सब निकल रहा है काम खत्म। क्योंकि वो सपोर्ट भी होना चाहिए। तो हमने अभी वापस से थोड़ा-सा पीछे आते हैं कि हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। ये सब हमने बात कर ली कि हाउ यू कैन पहली बात अगेन थोड़ा-सा लोगों के लिए थोड़ा-सा समराइज़ करते हैं कि पहली बात हमने नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग हमने चूज़ कर ली, हमने रिस्क चूज़ कर लिया, रिवॉर्ड चूज़ कर लिया, हमने अपनी टाइमिंग चूज़ कर ली कि हमको कैसे काम करना है, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर ली कि हमने आपने कभी बेसिक स्ट्रैटेजी दी कि यार रेंज बना के स्ट्रैंगल में हम लोग ₹20-20 का हेज ₹20-20 का
क्लोज टू 20 हम लोग ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं और ओवर द टाइम उसका हम लोग डीके खाने की हम लोग कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग हेज लेंगे उसके साथ सो दैट कि हम लोग अगर फंसे तो हेज हमें बचा ले। उसके बाद हमने ये भी चीज़ सेटअप कर ली कि हम लोग अपना प्रॉफिट लॉक कैसे करेंगे। तीसरी चीज़ हमने ये सेट कर ली कि हम अपना प्रॉफिट ट्रेल कैसे करेंगे। अगली चीज़ हमने ये भी सेट कर ली कि हम एग्जीक्यूट करने के लिए ह्यूमनली एग्जीक्यूट मत करो, काम अपना करते रहो, लेकिन उसके साथ-साथ आप ये भी चीज़ चेक करो कि आप इसको एल्गो बेस के थ्रू जाओ कि ये आपकी इज़ नॉट द ओनली इनकम, इट्स योर एडिशनल इनकम सो दैट इन द एंड आप अपनी सैलरी का भी 50-60% सैलरी का 50-60% एक्स्ट्रा आप कमाओ सो दैट यू गो इन लाइफ। ये सारी चीज़ें ना हमने एक लास्ट के 1 घंटे में ना हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि कोई भी किसी को अगर शुरुआत करनी है पहला, कोई शुरुआत कर चुका है तो वो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सका है। मैं इसको ना एक लेयर और डीप लेके जाना चाहता हूँ कि यार अब मेरे पास पड़े हैं 5 लाख रुपए या मेरे पास पड़े 10 लाख रुपए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं और 20 लाख रुपए पे अगर मैं किसी दिन आधा परसेंट के लिए किसी दिन या किसी टाइम या हफ्ते में भी मैं जाऊँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1% कमाऊँगा। सो 20 लाख का 1% हो गया मेरा 20,000 रुपए। ठीक है? वो मैंने इकट्ठा कर लिया। अब क्या है सेम पैसे के साथ, सेम मनी के साथ मुझे कुछ चाहिए यार। अब जो लेवरेज वाला एलिमेंट अब मार्केट में खत्म हो गया है ना, कि ना इंट्राडे लेवरेज मिल रही है। आपके पास अगर आप एक ऑप्शन का बेसिक आप एक ऑप्शन सेल करते हो, तो आपको 2 लाख रुपए रखना पड़ता है, जहाँ पे ये 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए में ये काम हो रहा था। अब वो इंट्राडे लेवरेज भी खत्म हो गई कि हमारे पास 5x लेवरेज थी। सो इज़ देयर अ वे कि मैं 20 लाख के साथ ही और मुझे पता है कि मेरा रिस्क भी कैप्ड है, मुझे पता है मेरा गेन भी कैप्ड है, मुझे पता है कि मैं अब ट्रेल भी है। मतलब हर सेफ्टी मेजर मैं ले चुका हूँ। तो अब क्या टाइम आता है मेरे पास इसको स्केल करने का। अब मैं इसको स्केल कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास पैसे नहीं है, तो हाउ स्टिल क्या मार्केट में मैं लेवरेज लेके आ सकता हूँ? एक ग्रे एरिया, अभी इस पे ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं है और रेगुलेटरी उसके अंदर आता है नहीं आता, बट ये स्टिल भी डिसाइड होना है। बट इसको बेसिकली लोग कहते हैं प्रॉप डेस्क आपकी कहते हैं, राइट? तो इसमें होता क्या कि आप एक डिपॉजिट करते हो एज एन अनसिक्योर्ड लोन सामने कंपनी को, और वो कंपनी के पास बेसिकली ट्रेड करने के लाइसेंस और वो सब खोला होता है, जिस पे आपको बेसिकली अपनी मार्जिन पे एक बैंक गारंटी के थ्रू एक लेवरेज मिलती है। बैंक गारंटी यूजुअली आपकी 5x होती है टिपिकली, राइट? कि अगर उस फर्म में अपने काफ़ी सारे लोगों ने 100 लोगों ने डाल के पूल इन करके 100 करोड़ डाले, तो आपकी बैंक गारंटी के हिसाब से वो 500 करोड़ के आसपास होती है। तो आप 500 करोड़ पे ऑर्डर डाल सकते हो, राइट? एक्सचेंज के ऊपर 500 करोड़ के ऑर्डर भी फ्लैग होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, राइट? दूसरा पॉइंट होता है कि नंबर 2 पॉइंट, बिना कोलैटरल के आपको बैंक गारंटी मिल रहा है, ये इनकम टैक्स में फ्लैग होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, मैं बता रहा हूँ। तीसरा आपका होता है कि आप पूल करके ट्रेड करना वैसे ही लीगल है, तो आप पहली चीज़ वही कर रहे हो। तो काफ़ी लोग एक्सप्लोर कर भी रहे हैं, काफ़ी लोगों को मतलब अभी तक पता नहीं है ये सब चीज़ें, बट जिसको करना वो कर सकता है, जिसको थोड़ा सेफ रहना वो ना रहे। मतलब चीज़ें हैं, मतलब ग्रे एरिया, इसलिए बता रहा हूँ काफ़ी ग्रे एरिया है। यही एक तरीका बचता है जिसमें आपको काफ़ी मेजर मार्जिन मिलती है, बट बेस्ट मेरे हिसाब से वही होता है कि अपने स्टॉक्स को प्लेज करो, ऑप्शन सेल करो, आराम से शांति से बैठो, शांति से ना रहो। कोई पीछे पड़ेगा ना कुछ होएगा, बेस्ट है। पर उसके लिए स्टॉक्स होना भी चाहिए। हाँ, वो बनाने पड़ेंगे। तो जहाँ तक रही मार्जिन की बात, मतलब ये मार्जिन मिल जाता है और इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क। इसको प्रॉप डेस्क कहते हो, प्रॉप डेस्क हम इसको कहते हैं। शॉर्ट में। तो ये कैसे लिया जा सकता है? मतलब इसको अगर प्रॉप डेस्क अगर कोई आदमी लेना चाहे, 20 लाख रुपए वाला है, क्या उसको लेना चाहिए पहली चीज़? और अगर लेना चाहिए तो कैसे ले सकता है अगर उसके मैं बारे सही में? समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि 20 लाख रुपए का अगर मैं रख के मतलब हुँ। मैं 1 करोड़ रुपए से ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ। कौन देगा मुझे 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा? वो जो मार्जिन मिल आपका जाए। जो जिस ब्रोकर के साथ आपने डील किया है, उसने बेसिकली एक अलग कंपनी खोली, आपने उस पे एक अनसिक्योर्ड लोन डाला है। उसने उस कंपनी के अंदर एक बैंक गारंटी से मार्जिन लिया हुआ है एज़ अ लोन। आप क्या करते हो, आपने जो पैसा डाला है और आप जितनी मार्जिन ले रहे हो, उस पे आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। साल का 9% 8% उस टाइप का, राइट? वो बेसिकली आपका लोन और बैंक गारंटी वो सब चीज़ें भी कवर करता है। थोड़ा-सा पार्ट उसमें एज़ अ ब्रोकर का भी होता है, वो सब चीज़ें होती है। उसमें उन दोनों का कमाने वाली चीज़ होती है, राइट? तो इस तरीके से आपको 9% इंटरेस्ट, जिसको आप किसी भी ब्रोकर से आप नॉर्मली अहमदाबाद, सूरत कहीं जाके देखोगे या कहीं मुंबई जाके किसी लोकल ब्रोकर से कभी बात करोगे, आपको पता लगेगा, कहते हैं कि हम आपको 9% के ब्याज पे पैसा दे देंगे, इंटू 5 का। अच्छा, कि जो ये मेरे उनकी पास बेसिकली एग्ज़ैक्ट लाइन मार्केट होती से है। पैसा ले रहे हो 9% पैसा ब्याज उठा पे। रहे हो आप मार्केट से बेसिकली आप और पैसा उठा रहे हो एक अभी दूसरी पैसा फर्म में डायरेक्टली डाल के। डीमैट अकाउंट में आ रहा है। अभी आप जैसे मार्केट से पैसा लेते हैं, डीमैट अकाउंट डालते हैं, यहाँ पे क्या है कि आप ब्रोकर्स ले रहे हो, डीमैट अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये तो दिस इज़ बेसिकली प्रॉप वैसी डेस्क। बात होगी कि आप एक पर्सनल लोन उठा रहे हो,
एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट? बैंक से तो ये बट 15 16 18 में मिलेगा। हाँ, वो आपको ज़्यादा में मिलेगा वहाँ पे, ये अपनी कर करा के कम में ले लेते हैं। प्लस यहाँ पे आपका कोलैटरल कुछ नहीं, आपका कोलैटरल सिर्फ वही है जितना आपने डिपॉजिट किया, वहाँ पे आपको कोलैटरल कुछ और थोड़ा बहुत देना पड़ता है, कई बार डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एज़ वेल। यहाँ पे आपका स्कोर कोई चेक नहीं कर सकता, थोड़ा उस तरीके से आपको बेसिकली लोन वाली मार्जिन मिल जाती है। अब इसमें मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है कि मान लो मैंने लेवरेज ले ली, यार अब मेरा जो M2M फ्लक्चुएशन होगा, मेरा जो पैसे का आएगा नुकसान जाएगा, वो लेवरेज लेने के बाद वो 1 करोड़ रुपए पे जाएगा, लेकिन पड़े तो मेरे पास 20 लाख रुपए ही हैं। सो व्हाट इफ कि आई सफर्ड अ ब्लैक स्वान इवेंट और मेरा टॉप से, और मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, मेरा टॉप से 20% उड़ गया, तो मैं तो बस्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं तो गए 20 लाख रुपए। नहीं, उसमें ऐसे होता है कि पहले तो वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन साइड रख लेते हैं। आप 20 लाख के डिपॉजिट पे आप अगर 1 करोड़ पे ट्रेड करो, आप 1 करोड़ पे तो ट्रेड कर नहीं पाओगे। हर ब्रोकर की एक अलग सिस्टम होता है, आरएमएस सिस्टम, जिसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहते हो। उसमें कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक स्वान के हिसाब से आपकी कोई ऐसी पोजीशन लेके आपको कैरी नहीं करने देगा, या आपको इंट्राडे पे कोई पोजीशन नहीं लेने देगा जिसमें आपकी वो एग्ज्यूम करता है कि मार्केट आपकी यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल 20% ऊपर 20% नीचे चले। कई कई लोगों का 20% है, कई लोगों का 10% है, उससे ऊपर आपकी पोजीशन बनने नहीं देगी। अगर आप नॉर्मल स्ट्रैंगल स्टार्ट वो सब करते हो, उसके हिसाब से इफेक्टिव वार जो आपका यूज़ होता है वो आपका 3 के आसपास होता है, आप 5x तो यूज़ कर ही नहीं पाते पूरा का पूरा। कई बार ऐसा होता है, कई बार आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप 2.5 से 3 साढ़े 3 वार के आसपास आ जाते हो, आप बेसिकली 5 का वार तो कभी यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये पॉइंट होता है। दूसरा होता है कि जो 20 का डिपॉजिट होता है उसमें से थोड़ा सा लाख रुपए के आसपास वो अपने इंटरेस्ट और वो सब चीज़ों के लिए साइड होता है, क्योंकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल सिम्फनी एक्सटीएस करते हो, उसका भी 1 महीने का खर्चा होता है, वो सब चीज़ें भी उसमें से कटते रहती है थोड़ा थोड़ा, या आप अलग से दो या कुछ करो, थोड़ा बहुत पोर्शन तो आप यूज़ ही नहीं कर पाते उस कैपिटल में से। बट जैसे ही आपकी कैपिटल के बिल्कुल पास आ रहा होता है कि आपके 1 करोड़ पे आपने ट्रेड किया, आपका 20 लाख का लॉस, 18 लाख का लॉस हो रहा है, वो अपने आप सारा स्क्वायर ऑफ मार के निकाल देगा। अच्छा, मतलब किसी भी तरीके से ब्रोकर, यानी जिस जहाँ से आपने कैपिटल लिया हुआ है प्रॉपर्टीज़, वो लॉस में नहीं जाने वाला। जो भी जाएगा आपका 20 का, आप वैसे भी 18 यूज़ कर रहे हो, और अगर कुछ ब्लैक स्वान होता है तो वो उसमें कर से कर आपका ज़ीरो ज़ीरो के बराबर ही हाँ, हो मतलब जाएगा। आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं करोगे। वो आपका ज़ीरो के आसपास ही हो जाएगा। हुँ। वो वैसी बात होगी ना, अपने बिटकॉइन या फॉरेक्स टाइप की चीज़ों में लोग मार्जिन वार्जिन कर लेते हैं, पूरा अकाउंट उड़ जाता है कई बार एक ही ट्रेड में। हम्म। वो फॉरेक्स टाइप की मार्जिन वाला सेम चीज़ है, बस वो है कि वहाँ पे आप इंटू 50 इंटू 400x 100 खेल मिलता है रहे वहाँ हो, पे। यहाँ पे आप इंटू 5 खेल रहे हो। अब अगर राइट। आप इंटू 5 उड़ा रहे हो, फिर आप बोलते हो कि इंडियन मार्केट बकवास है, फिर हम चलो क्रिप्टो फॉरेक्स में जाते हैं फालतू फालतू, वो आप वहाँ पे लेकिन करोगे वहां पे क्या? तो 100x है, वहां वहाँ पे तो क्या मैं और करोगे? जल्दी उड़ने के हुँ। कैपेबिलिटी रखता हूँ। बट दिस इज सच अ बिग टॉपिक, दिस इज सच अ बिग थिंग कि हम लोग इन सब चीजों में ही, मतलब हम अपना ट्रेडिंग स्टाइल और कैसे सही से यूज करें, तो हमारे लिए भाई ये स्वॉर्ड है। इट्स अ बून, मिरेकल है, मतलब कि आपके पास 20 लाख रुपए और आप 1 करोड़ से ट्रेड कर पा रहे हो। गलत तरीके यूज़ करो कि आप 1 करोड़ पे लॉस ले रहे हो 20 लाख का। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, और इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग करेंगे भी। अगर आप लोगों को प्रॉप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, प्रॉप को हम लोग कैसे, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या उसका हिडन ट्रुथ्स हैं, किस तरीके से प्रॉप को हम लोग अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर कमेंट करना कि प्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए, तो वी विल डू अनदर पॉडकास्ट विद ध्रुव, जहाँ पे हम लोग सारी प्रॉप की जानकारी आपको स्ट्रेट अवे विदाउट एनी अनफिल्टर्ड तरीके से आपको देंगे। सो ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने अपने इस पॉडकास्ट में हमने ना बड़ी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। सबसे पहली बात, मैंने आपसे ना 2-3 चीज़ें सीखी। तो मेरे को सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी के बारे में मेरे को पूरी समझ में आई कि आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए, आपका ग्रीड डिफाइन होना चाहिए कि यार मैं श्योर हूँ कि मुझे इतना मिलेगा तो मुझे इतना ही मिलेगा। उसके बाद मैं ये भी श्योर हूँ कि अगर जाएगा तो इतना जाएगा, तो मैं एक दायरे में रह के काम करूँगा। दूसरी चीज़ जो पर्सनली मुझे सीखने को मिला कि आप स्टार्टिंग में आप कुछ भी फील्ड चूज़ करो, तो वो खाली नहीं जाती, कि कभी ना कभी जैसे आपने टेक से शुरू करके फाइनेंस को मिला दिया, ठीक है? इन द एंड आपका कोई भी फील्ड था, कोई भी हाथ का स्किल था, कोई भी दिमाग का स्किल था ना, वो कभी वेस्ट नहीं गया। तो हमेशा सीखते रहो, करते रहो। ये 2 चीज़ें मैंने लास्ट 1 घंटे में आपसे सीखी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई लव्ड टॉकिंग टू यू। और जो सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए था कि भाई सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपने चूज़ करा कि आई विल नॉट डू नॉन डायरेक्शनल। तो उसी तरह हमको भी चुनाव करना होगा यार, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग जिसमें मेरा फ्यूचर है, जिसमें मेरी स्केलेबिलिटी है। आपने कहा यार स्केलेबिलिटी उसमें नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई आप जानो कि यार आपके लिए क्या स्केलेबल है। स्किल है, इसलिए आपको वो नहीं करना है, आपको इसलिए करना है क्योंकि फ्यूचर में बिज़नेस बड़ा बन सकता है। तो दैट्स अ गुड थिंग। एनीवे, बहुत ही अच्छा आपके साथ पॉडकास्ट था। यू हैव बीन अ वेरी डिलाइटफुल गेस्ट। काफ़ी अच्छा हम लोग को सीखने को मिला, प्रॉप के बारे में जानकारी मिली, साथ ही साथ में जो पूरा-पूरा हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कैसे करते हैं उसको सिस्टम आपने बताया, और कैसे
कैसे हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गो. So that was something new. Again, thank you for coming here, or you have been a very थैंक्स फॉर delightful हैविंग मी guest. चलो गए